2 साल की उम्र में मुझे मेरे नशेड़ी मामा ने 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। किस्मत से मैं सड़क से गुजर रही एक लग्जरी कार के ठीक सामने आकर गिरा। ड्राइवर ने मुझे खून से लथपथ और बिल्कुल बेहोश देखा तो घबरा गया। सर, सामने एक बच्चा पड़ा है, लगता है इसकी मौत हो गई है। कार में बैठे थे मू परिवार के मुखिया मू जियानगो। जैसे ही उन्होंने मौत शब्द सुना, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनका अपना बेटा मू देचुआन भी इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। डॉक्टर लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी मू परिवार से जुड़े एक ज्योतिषी ने बताया था कि मू देचुआन की किस्मत में एक बेटा है। अगर वह बच्चा उसके पास आ जाए तो शायद उसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद मिल सकती है। लेकिन यह बात सुनकर मू जियानगुओ और भी परेशान हो गए। उनका बेटा कभी किसी लड़की के करीब तक नहीं गया था, फिर उसका बच्चा कैसे हो सकता था? उन्होंने ड्राइवर से कहा, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाओ, किसी भी हालत में इसे मरने मत देना। ड्राइवर ने सावधानी से मुझे उठाया। वह पहले सेना में रह चुका था, इसलिए उसने ध्यान रखा कि मुझे कोई और चोट न लगे। सर, बच्चे को आपके पास रख देता हूँ। मू जियानगुओ की नजर जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी, वह अचानक चौंक गए। मेरी शक्ल उन्हें मू देचुआन के बचपन जैसी लगी। मेरी मासूम शक्ल और चेहरे के नैन नक्श उससे भी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन आंखें बंद किए मेरा चेहरा बिल्कुल उसके बचपन की याद दिला रहा था। तभी उनकी नजर मेरे गले में लटके एक छोटे से जेड ताबीज पर पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से उसे छुआ। यह वही ताबीज था जिसे मू देचुआन बचपन से अपने गले में पहनता आया था। मू जियानगुओ ने एक बार ताबीज को देखा और फिर मेरे चेहरे को। उनके दिमाग में जैसे तूफान आ गया। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी अस्पताल पहुंचो। रास्ते भर उन्होंने मेरा छोटा सा हाथ अपने हाथों में पकड़े रखा। बेटा, हिम्मत रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में गाड़ी मू परिवार के बनाए प्राइवेट अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पहले से बाहर मौजूद थे। मू जियानगुओ ने मुझे अपनी गोद से उठाकर डॉक्टर को सौंपा। तभी मैंने आंखें बंद रखते हुए कमजोर आवाज में कहा, मम्मा मम्मा। बस 2 शब्द बोलते ही मेरे मुंह से खून निकल आया। मू जियानगुओ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जल्दी, किसी भी कीमत पर इसे बचाओ। डॉक्टर मुझे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बाहर बैठे मू जियानगुओ अपने खून से सने हाथों को देखते रहे। उनकी उंगलियों में मेरे कुछ बाल भी फंसे हुए थे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया। इस बच्चे और देचुआन का डीएनए टेस्ट करवाओ। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को भी फोन कर दिया। मू परिवार देश के सबसे बड़े अमीर परिवारों में से एक था, इसलिए पुलिस ने मामला तुरंत गंभीरता से लिया। जांच में मेरी पहचान सामने आई और पुलिस मेरी मां वेन वॉन के घर तक पहुंच गई। लेकिन वहां वेन वॉन मौजूद नहीं थी। बीमारी की वजह से बेहोश वेन वॉन को वेन मेइशन अपने साथ ले जा चुकी थी। उधर अस्पताल में मू जियानगुओ ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठे रहे। कुछ समय बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। उनके असिस्टेंट ने रिपोर्ट देते हुए कहा, सर, बच्चा सच में दूसरे युवा मालिक मू देचुआन का बेटा है। मू जियानगुओ की आंखें भर आईं। उनका अंदाजा सही था। मुझे पहली नजर में ही लगा था यह देचुआन का बच्चा है। उनका बेटा मू देचुआन सच में पिता बन चुका था। भावनाओं को संभालते हुए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे मू यांगचुआन को फोन किया। मू जियानगुओ के 4 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा कई साल पहले समुद्र में गिरकर लापता हो गया था। दूसरा बेटा मू देचुआन था। उनकी बेटी मू यूलू को जानवरों से बेहद प्यार था और इस समय वह एक उष्णकटिबंधीय जंगल में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रही थी। सबसे छोटा बेटा मू यांगचुआन बचपन से ही काफी जिद्दी और विद्रोही था। उसका मू देचुआन के साथ भी ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था। इन दिनों वह किसी काम पर ध्यान देने के बजाय मनोरंजन जगत की एक अभिनेत्री बाई यी के साथ अफेयर की खबरों में रहता था। फोन उठाते ही यांगचुआन को पता चला कि उसके दूसरे भाई का 2.5 साल का बेटा है और वह अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा है। वह हंस पड़ा। पापा, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे दूसरे भाई को तो लड़कियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसका बच्चा कहाँ से आ गया? उसने बात को मजाक समझकर फोन काट दिया। वह शूटिंग सेट पर बाई यी के लिए विदेश से मंगवाए गए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाने ही वाला था कि उसके फोन पर कुछ तस्वीरें आईं। तस्वीरों में मैं खून से लथपथ पड़ा था। मेरी आंखें बंद थीं और चेहरा बिल्कुल निढाल था। साथ में डीएनए रिपोर्ट और अस्पताल का पता भी था। मू यांगचुआन के चेहरे से हंसी पूरी तरह गायब हो गई। उसने हाथ में पकड़ा महंगा फूलों का गुलदस्ता वहीं फेंका और बिना कुछ कहे शूटिंग सेट से निकल गया। बाई यी की असिस्टेंट हैरान रह गई। मू साहब अचानक फूल छोड़कर क्यों चले गए? क्या वह नाराज हो गए हैं? बाई यी ने ठंडे अंदाज में कहा, वह नाराज हैं तो होने दो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हालांकि वह मू यांगचुआन की मदद को मुंह से ठुकराती थी, लेकिन उसके करियर में मिलने वाली मदद और फायदे को हमेशा स्वीकार कर लेती थी। दूसरी तरफ जो मू यांगचुआन कुछ देर पहले अपने पिता से कह रहा था कि वह कभी घर वापस नहीं आएगा, अब वही तेजी से अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब वह अस्पताल पहुंचा तब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला जा चुका था। मेरे छोटे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मू जियानगुओ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मेरा छोटा हाथ सहलाते हुए कहा, बच्चे, मुझे माफ कर देना। अगर मैं तुम्हें पहले ढूंढ लेता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। डॉक्टर ने बताया कि मेरी हालत अभी भी गंभीर थी और मुझे कम से कम 2 दिन बच्चों के आईसीयू में निगरानी में रखना पड़ेगा। मुझे आईसीयू में ले जाया गया। मू यांगचुआन बस मुझे अंदर जाते हुए देख पाया। उसने तुरंत अपने पिता से पूछा, पापा, आखिर हुआ क्या है? मू जियानगुओ का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने कहा था कि कभी वापस नहीं आओगे, फिर अब यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन यांगचुआन इस बार चुप रहा। वह आईसीयू की खिड़की के पास जाकर अंदर देखने लगा। मशीनों से घिरे मेरे छोटे से शरीर को देखकर उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। मू जियानगुओ के असिस्टेंट ने उसे पूरी कहानी बता दी। उसी समय आईसीयू के अंदर मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। वो दाओ, सुन सकते हो? जल्दी उठो, मेरी
पलकें हल्के से कांपी। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, कौन? तभी मेरे दिमाग में एक विशाल नीले ड्रैगन की आकृति दिखाई दी। उसने कहा, मैं छिंगलोंग हूँ। मेरा मुंह परिवार से एक पुराना वादा है। मैंने मुंह परिवार की संतानों की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन इस पीढ़ी पर मौत का साया मंडरा रहा है। तुम्हें भी इस हादसे में मर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे शरीर में मौजूद सौभाग्य को महसूस किया, इसलिए तुम्हारी जान बचा ली। अब तुम मुंह परिवार की आखिरी उम्मीद हो। उसने मुझे एक खास शक्ति दी, दूसरों के भविष्य को पहले से देख पाने की शक्ति। तुम्हें अपने परिवार की किस्मत बदलनी होगी। फिर उसने कहा, सबसे पहले अपने छोटे चाचा मु यांगचुआन की किस्मत बदलो। उसकी मौत का समय बहुत करीब है। इतना कहते ही छिंगलोंग ने अपनी ड्रैगन एनर्जी मेरे शरीर में पहुंचा दी। कुछ ही देर में मेरे शरीर की हालत तेजी से सुधरने लगी। डॉक्टर खुद हैरान रह गए और फिर चमत्कार हो गया। मैंने आंखें खोल दी। कुछ पल बाद मैं जोर जोर से रोने लगा। बच्चा रो रहा है, डॉक्टर को जल्दी बुलाइए। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए और कई टेस्ट किए। बाहर खड़ा मु यांगचुआन बेचैनी से इंतजार करता रहा। वह अपने बड़े भाई मुदेचुआन से भले ही ज्यादा करीब नहीं था, लेकिन मुझे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वुदाओं की हालत अचानक काफी बेहतर हो गई है। अब उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छी देखभाल और आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही मु यांगचुआन मेरे पास पहुंच गया। मैं जागने के बाद से लगातार रो रहा था। मेरा छोटा चेहरा और आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। उसने मुझे देखकर प्यार से कहा, वुदाओ रो मत, मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूँ। मेरा नाम मु यांगचुआन है। चाचा यही है। उसने मुझे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसे देखा तो अचानक मुझे अपने दिमाग में कही गई बात याद आ गई। मैंने रोते हुए अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाए। गोदी यांगचुआन थोड़ा घबरा गया। हाँ हाँ आओ, चाचा गोद में लेता है। उसने मुझे उठाया। बच्चों को गोद में लेने की उसे ज्यादा आदत नहीं थी, इसलिए उसकी पकड़ थोड़ी अजीब और सख्त थी। फिर भी मैंने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। चलो। मेरी छोटी छोटी बाहें उसके गले में लिपट गईं और मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे, लेकिन उसने जरा भी बुरा नहीं माना। वुदाओ कहाँ चलना है? मैं रोते रोते बस एक ही बात कहता रहा, मम्मा को ढूंढो, मम्मा के पास चलो। मु यांगचुआन ने मजबूरी में अपने पिता की तरफ देखा। तभी मु जियानगुओं को एक फोन आया। फोन रखते ही उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी माँ का पता मिल गया है। वो उसके भाई के घर में है। तुम जाकर उसे वापस ले आओ। मैं वुदाओं को घर लेकर जाता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेने की कोशिश की। वुदाओ, मैं दादाजी हूँ, दादाजी के साथ घर चलो, हम घर पर मम्मा का इंतजार करेंगे। लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं मम्मा, मैं अपनी माँ को खुद ढूंढना चाहता था। सिर में लगी चोट की वजह से सिर हिलाते ही दर्द होने लगा और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मु जियानगुओं तुरंत मान गए। ठीक है ठीक है, दादाजी तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। पहले चाचा के साथ मम्मा को लेने जाओ, फिर हम सब घर चलेंगे। मैंने सिर्फ मम्मा को लेने वाली बात सुनी और तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ। मु यांगचुआन ने पता लिया और मुझे गोद में लेकर कुछ लोगों के साथ तेजी से वहां के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसी वक्त वेन परिवार के घर में हालात बेहद खराब थे। वेन वान को होश में आते ही वेन मेशन ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे भाई ने खुद कहा है कि तुम्हारा वो बच्चा नीचे गिरकर मर गया, फिर तुम पुलिस को क्यों बुलाना चाहती हो? क्या तुम अपने भाई को मुसीबत में डालना चाहती हो? वह गुस्से में लगातार बोलती रही। वह बच्चा तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत था, उसके मर जाने से तुम्हारा ही फायदा था। अगर तुमने दोबारा पुलिस का नाम लिया तो इस घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दूंगी। तेज बुखार में होने के कारण उस थप्पड़ से वेन वॉन का सिर घूम गया और कुछ पल के लिए उसकी सुनने की शक्ति तक सुन्न पड़ गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने हाथ उठाया और वेन मेशन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मेरे वुदाओं को अगर कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। उसकी आवाज भले ही कमजोर और कर्कश थी, लेकिन उसमें गुस्सा और दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में भरी नफरत देखकर थप्पड़ खा चुकी वेन माँ भी एक पल के लिए सहम गई। लेकिन वेन मेशन अभी भी अकड़ कर बोली, तुम हमें मारोगी? वेन वान, तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? भूल गई क्या? अगर मेरी माँ ने तुम्हें बचपन में नहीं पाला होता तो तुम आज जिंदा भी नहीं होती। तुम पर मेरी माँ का एक कर्ज है। अब तुम्हारे बेटे की जान चली गई है तो समझो वह कर्ज भी चुक गया। फिर उसने बेहयाई से कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें एक और बच्चा पैदा करने का मौका दे देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। वेन मेशन काफी समय से वेन वॉन पर बुरी नजर रखता था, लेकिन वेन वॉन हमेशा उससे बचती रही थी। पढ़ाई के दौरान वो पार्ट टाइम काम करती थी और घर लौटने से बचती थी। नौकरी शुरू करने के बाद भी उसने कई बार अपना पता बदल लिया था, लेकिन आज वह उसके हाथ लग चुकी थी। वह वेन वॉन को घूरते हुए अपनी घटिया हरकत करने पर उतारू था। वेन वॉन के बड़े भाई ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा वो अपनी लाल हुई गाल को सहलाते हुए बोला, वेन वॉन, तुम्हारे भाई के अभी तक बच्चे नहीं हैं, तुम उसके लिए एक बच्चा पैदा कर दो। आखिर तुम्हारे दोनों का बच्चा वुदाओं जैसे बच्चे से तो बेहतर ही होगा। उनकी घटिया बातें सुनकर वेन वॉन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कमरे में नजर दौड़ाकर कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश की जिससे वह अपना बचाव कर सके, लेकिन वेन मेशन पहले से सावधान था। उसने आसपास ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं थी। उसकी बेल्ट जमीन पर गिर गई और उसी पल वेन वॉन को लगा कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। वेन मेशन चौंक गया। दरवाजा लगातार जोर जोर से पीटा जाने लगा। गुस्से में वह गालियां देता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है जो मेरा मजा खराब कर रहा है? उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सामने खड़े मुझ पर पड़ी। मैंने नए कपड़े पहन रखे थे, माथे पर पट्टी बंधी थी और मेरी गोल गोल आंखों में आंसू भरे हुए थे। वेन मेशन का चेहरा देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया, फिर तुरंत अपना गोल मटोल चेहरा मु यांगचुआन की छाती में छिपा लिया और रोते हुए शिकायत करने लगा, बुरा आदमी, वुदाओं को फेंका। वुदाओं नीचे गिर गया। बहुत दर्द हुआ। मुझे उस बुरे आदमी को नहीं देखना। मु यांगचुआन को पता था कि मैं 8वीं मंजिल से गिरा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुझे उसी आदमी ने नीचे फेंका था जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। वह मुझे गोद में लिए हुए था, एक हाथ से मेरे गोल मटोल शरीर को संभाल रहा था और दूसरे हाथ से मेरी पीठ थामे हुए था। इसलिए वह खुद वेन मेशन को कुछ नहीं कर
सकता था, लेकिन उसके साथ आए मुंह परिवार के लोगों ने मेरी बात सुनते ही अपने चेहरे सख्त कर लिए। अगले ही पल उनमें से एक ने आगे बढ़कर वैन मेइशन के पेट पर जोरदार लात मार दी। वह सीधे जमीन पर जा गिरा। मू यांगचुआन मुझे गोद में लिए धीरे धीरे अंदर आया। वेनवान कहाँ है? ये सुनते ही वैन मेइशन को लगा कि शायद मू यांगचुआन वेनवान का कोई अमीर सहारा है। वह खुद को बचाने के लिए तुरंत वेनवान के बारे में झूठी बातें बनाने लगा। वेनवान जैसी बदचलन औरत के लिए तुम यहाँ आए हो? बचपन से ही वह घर में मर्दों को फंसाती रही है। तुम्हें सच में ऐसी औरत चाहिए? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मू यांगचुआन का काला जूता सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। धड़ाम! वेनवान कैसी इंसान है ये बताने की जरूरत मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं है। उसकी लात इतनी जोरदार थी कि वैन मेइशन के मुंह से खून निकल आया। वह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। आवाज सुनकर वैन माँ भी तुरंत बेटे को बचाने के लिए दौड़ी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मू यांगचुआन ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। पुलिस बुलाने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, पुलिस बस आने ही वाली है। ये सुनते ही वैन माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे असली डर अब महसूस हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर मू यांगचुआन की गोद में मुझ पर पड़ी। मुझे जिंदा देखकर उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। तुम आखिर हो कौन? मेरी नजर के सामने मेरे परिवार के बच्चे को लेकर आए हो, हमारे घर में घुसकर लोगों को पीट रहे हो। पुलिस आते ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वह गुस्से में मू यांगचुआन की तरफ बढ़ी और मुझे छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन दो लोगों ने उसे तुरंत रोक लिया। उधर दो और लोग घर के अंदर वेनवान को ढूंढने निकल चुके थे। कुछ ही देर में उन्होंने उसे बचा लिया। कमजोर हालत में बाहर आते ही वेनवान की नजर मेरी तरफ पड़ी। मू यांगचुआन की गोद में मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका कमजोर शरीर साथ नहीं दे पाया। और जैसे ही मैंने अपना छोटा सा सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, वेनवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मू साहब, मिस वेन की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, इन्हें तुरंत वापस ले जाना चाहिए। मू यांगचुआन ने बिना देर किए उसे वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ को ले जाते हुए देखता हूँ, मैं जोर जोर से रोने लगा। मम्मा, मम्मा! मैंने दोनों छोटे हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। रोते रोते मेरा गोल मटोल शरीर पीछे की तरफ ऐंठने लगा, जिससे मू यांगचुआन के लिए मुझे संभालना भी मुश्किल हो गया। प्यारे बच्चे, थोड़ा रुको, मम्मा बीमार हैं, अभी तुम्हें गोद में नहीं ले सकती। वू दाओ, हम मम्मा को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? वो मुझे जल्दी जल्दी शांत कराने की कोशिश कर ही रहा था कि पुलिस भी उसी वक्त घर के दरवाजे पर पहुंच गई। इसी बीच मौके पर पहुंचा पुलिस अधिकारी भी हालात संभालने लगा। वह मू यांगचुआन का बचपन का दोस्त था। मू यांगचुआन ने मुझे गोद में उठाया और पूरी घटना उसे बताते हुए कहा, इस आदमी ने वू दाओ को 8वीं मंजिल से नीचे फेंका था। इसके बाद वह वू दाओ की माँ को भी अपने साथ ले गया और उसे जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, बाकी पूछताछ के लिए इसे थाने ले जाकर पूरी जांच करेंगे। तुम पहले वू दाओ की माँ को अस्पताल ले जाओ, उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मैं चलता हूँ। मू यांगचुआन मुझे और वेनवान को लेकर सीधे मू परिवार की हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैं अपनी माँ की बांह से चिपका हुआ था। मेरा छोटा सा गोल चेहरा उसकी बांह से लगा हुआ था। मेरी हालत देखकर कोई भी पिघल जाता। मू यांगचुआन हमें देख रहा था और उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उसका बड़ा भाई मूदेचुआन इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चे को घर से बाहर कैसे छोड़ सकता था। वह मन ही मन अपने बड़े भाई को कोस रहा था, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आज से हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। मेरे और अपने पिता के बीच मुझे रखने के लिए मू जियानगो ने मूदेचुआन को भी अस्पताल से वापस घर लाने का फैसला कर लिया था। कुछ देर बाद हम हवेली पहुंच गए। मू यांगचुआन ने मुझे देखते हुए कहा, वू दाओ, हम घर आ गए, अब से यही तुम्हारा और तुम्हारी माँ का घर है। चाचा तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करेगा। फिर उसने जोश में कहा, अगर तुम्हारे पापा इस बार नहीं बच पाए तो भी डरना मत, तुम मुझे अपना पापा समझ लेना। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसी वक्त मूदेचुआन को अस्पताल से घर लाया जा रहा था। उसे देखते ही मू यांगचुआन के पैर डर के मारे जैसे कमजोर पड़ गए। उसने घबरा कर कहा, अरे वू दाओ, लगता है तुम्हारे पापा अभी मरे नहीं हैं, वह भी वापस आ गए। मैंने पिता के वापस आने की बात सुनी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वक्त मेरी पूरी दुनिया सिर्फ मेरी माँ थी। मू यांगचुआन मुझे गोद में लिए दूर खड़े मूदेचुआन को देख रहा था। बाहर की दुनिया में मू यांगचुआन ऐसा शख्स था जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अपने बड़े भाई के सामने उसकी हालत बचपन से ही अलग थी। मूदेचुआन ने बचपन में उसे खूब परेशान किया था, इसलिए उसके सामने आते ही उसकी सारी अकड़ निकल जाती थी। इधर मेरी नजर सिर्फ अपनी माँ पर थी। जब बॉडीगार्ड उसे कार से उतार रहे थे तो मैंने मासूमियत से कहा, अंकल धीरे, मम्मा को चोट लग जाएगी। मेरी नजर लगातार अपनी माँ का पीछा करती रही। वेनवान को हवेली के एक कमरे में ले जाकर प्राइवेट डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। तभी मेरी नजर दादाजी पर पड़ी। मू जियानगो आते ही मुझे मू यांगचुआन की गोद से लेकर अपनी बाहों में उठा लेते हैं। वू दाओ, मम्मा को दवा चढ़ रही है, थोड़ी देर आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता था कि दादाजी और छोटे चाचा ने ही मुझे और मेरी माँ को बचाया था, इसलिए मैं दोनों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया था। मैं आराम से उनकी गोद में बैठा और अपने छोटे छोटे हाथों से उनका चेहरा छूने लगा। दादाजी, वू दाओ को हमेशा अपने पास रखोगे? मेरे छोटे हाथों का स्पर्श महसूस करते ही मू जियानगो के चेहरे की सारी सख्ती गायब हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल दादाजी, हमेशा वू दाओ को अपने पास रखेंगे। आगे से दादाजी तुम्हारी खूब देखभाल करेंगे। अच्छा। मेरे चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। मू जियानगो खुद को रोक नहीं पाए और मेरे गाल पर प्यार से किस कर दिया। मैंने भी मुस्कुराते हुए उनके गाल पर एक छोटी सी किस कर दी। मेरी इस एक किस ने तो जैसे उनका दिल ही जीत लिया। उन्हें लगा जैसे वह अपनी पूरी दौलत
मेरे नाम कर दें। तभी मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, पेट में खाना नहीं है। मेरी बात सुनते ही मुजियानगो समझ गए कि मुझे भूख लगी है। तो चलो अभी खाना खाते हैं, रसोई में बहुत सारा खाना तैयार है। अगर वो दाओ को खाना पसंद नहीं आया तो दादाजी तुम्हारे लिए दूध भी बना देंगे। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है। सच कहूं तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन दादाजी इतने प्यार से मना रहे थे कि मैंने उनका दिल रखने के लिए हामी भर दी। कुछ ही देर में दादाजी और मैं डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। उधर मू यांग छुआन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। वह अकेला सोफे पर बैठा रहा और आखिरकार उसने वेन वॉन के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैं दादाजी की गोद में बैठकर खाना खा रहा था। आओ मेरे प्यारे बच्चे, पहले ये मीट बन खाकर देखो। मेरे सामने तरह तरह के पकवान रखे थे। मैंने बड़े से मीट बन को देखा। ये मम्मा के बनाए बन से भी ज्यादा सुंदर था और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। मैंने मुंह खोला और एक बड़ा निवाला ले लिया। बन की परत पतली थी और अंदर भरपूर मीट भरा हुआ था। जैसे ही मेरे मुंह में भरावन का स्वाद आया, मेरी आंखें चमक उठी। वाह कितना अच्छा है। मैंने शायद पहली बार इतना स्वादिष्ट मीट बन खाया था। मेरी खुशी देखकर दादाजी भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझे एक मीठा झींगा खिलाया। मैंने उसे भी चखते ही आंखें बड़ी कर ली। ये भी अच्छा है। फिर एक निवाला मीट बन का और एक निवाला दादाजी के हाथ से खिलाया हुआ खाना। मैं खुशी से अपना छोटा सा सिर हिलाता रहा। मुझे खुश देखकर मू जियानगुओ खुद भी बेहद खुश थे। इतने सालों बाद उन्हें लग रहा था कि आखिर उन्हें एक ऐसा बच्चा मिला है जिसकी वह ठीक से देखभाल कर सकते हैं। दादाजी और पोता काफी देर तक खाना खाते रहे। मैं लगातार खाता ही गया। शुरुआत में मू जियानगुओ को मेरी भूख का अंदाजा नहीं था, इसलिए वह मुझे मनचाहा खाने दे रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा पेट पूरी तरह फूल गया है, तो उन्हें लगा कि अब बस करना चाहिए। प्यारे बच्चे, अब बस करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर खा लेना। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, मेरे हाथ मुंह धुलवाए और फिर मुझे मेरी माँ के कमरे में ले गए। मैं वहाँ कुछ देर खिलौनों से खेलने लगा। इसी दौरान मू यांग छुआन ने अपने पिता को वेन वॉन की स्थिति के बारे में बताया। पापा, वो दाओ की माँ की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस समय वह काफी बड़े विवाद में फंसी हुई है। बाई परिवार के मनोरंजन जगत में काम करने वाली तीसरी बेटी ने आरोप लगाया है कि वो दाओ की माँ ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है। अब इस मामले को लेकर बाहर काफी बड़ा विवाद चल रहा है। इधर वो दाओ की माँ वेनवान के आज और कल दोनों दिन काम के कार्यक्रम तय थे, लेकिन मू जियानगो ने उसके खिलाफ चल रही अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उन्होंने सीधे कहा, काम बाद में भी किया जा सकता है, शरीर से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। पहले वेनवान पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर उसके काम की बात करेंगे। ये कहकर वह उठे। घर में मेरी हालत देखकर उन्हें अब पूरी तरह तसल्ली हो चुकी थी कि मैं सुरक्षित हूँ। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और प्यार से समझाते हुए बगल वाले कमरे में ले गए जहां मुदेचुआन भर्ती था। वो दाओ, देखो ये तुम्हारे पापा हैं। पापा बीमार हैं और अभी तक सो रहे हैं। चलो उनके पास थोड़ी देर बैठते हैं, शायद तुम्हें देखकर पापा जल्दी उठ जाएं। ये कहते हुए उन्होंने मुझे मुदेचुआन के बिस्तर पर बैठा दिया। मुदेचुआन शांत होकर बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और सख्त था। आंखें बंद होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक ठंडा और गंभीर भाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी गोल गोल आंखों से ध्यान से उसके चेहरे को देखा। मू जियानगो पिता और बेटे को साथ देखकर भावुक हो गए। उन्हें यह पल बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड छट्टाक, मेरे छोटे से हाथ ने सीधे अपने पापा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बुरे पापा, वो दांव को नहीं चाहिए। मेरे अचानक थप्पड़ मारने से मुजियानगो भी हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे प्यारे बच्चे, तुमने पापा को क्यों मारा? मैंने नाराज होकर मुंह फुलाया और अपनी टूटी फूटी भाषा में कहा, पापा को वो दांव नहीं चाहिए। मैं छोटा था लेकिन बेवकूफ नहीं। जब मैं बाहर खेलने जाता था तो बाकी बच्चों के साथ उनके पापा होते थे, सिर्फ मेरे साथ कोई पापा नहीं होता था। मेरी बात सुनकर मुजियानगो का दिल दर्द से भर गया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहा, हमारा वो दांव ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं है जिसे कोई पापा नहीं चाहता। जब तुम्हारे पापा उठेंगे, दादाजी उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मू जियानगुओ अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। मू देचुआन भले ही बाहर से ठंडा और भावनाओं से दूर दिखता था, लेकिन उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना थी और मैं उसका अपना बेटा था। वह मुझे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दादाजी के प्यार से समझाने के बाद आखिर मेरे छोटे छोटे हाथ दोबारा पापा के चेहरे पर नहीं पड़े। पिता से मिलवाने के बाद मू जियानगुओ मुझे वापस माँ के कमरे में ले जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद मैं मू देचुआन के पास सो जाऊं, लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। सोते समय मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। मू जियानगुओ भी मुझे जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। ठीक है, हम मम्मा के पास चलते हैं, लेकिन दादाजी से एक वादा करोगे? मैंने उन्हें देखा। आगे से अपने पापा के पास थोड़ा ज्यादा बैठना। तुम उनके पास रहोगे तो शायद वह जल्दी उठ जाए और जब पापा जागेंगे तो तुम्हारे साथ खेलेंगे। दादाजी के प्यार से समझाने पर मैंने आखिरकार छोटा सा सिर हिला दिया। ठीक है, मैं पापा के पास रहूंगा, लेकिन जब पापा उठेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं चाहा। वादा करने के बाद दादाजी मुझे वापस माँ के बिस्तर पर सुला गए। आज मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था, इसलिए अब मुझे भी काफी नींद आ रही थी। मू जियानगुओ और मू यांगछुआन मुझे सुलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि मैं खुद तकिए पर पेट के बल लेट गया। अपना गोल मटोल पिछला हिस्सा ऊपर करके मैंने आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड में सो गया। मेरी इस मजेदार सोने की पोजीशन को देखकर मू यांगछुआन ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और लगातार कई तस्वीरें खींच डाली। वह हंसते हुए बोला, वो दांव बहुत ज्यादा प्यारा है। पापा, क्या मेरा भाई भी बचपन में ऐसा ही प्यारा था? मू जियानगुओ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, देचुआन बचपन से ही बहुत अनुशासित था। वह सोते समय भी बिल्कुल सीधा साधा रहता था। उन्होंने बचपन के मू देचुआन को याद किया और फिर सोए हुए मुझे देखा। उन्हें लगा कि मेरी इतनी प्यारी आदतें शायद मेरी माँ से आई हैं। ये सोचकर उनके मन में वेनवान के लिए भी थोड़ी अच्छी भावना पैदा हुई। मैं अपनी माँ के साथ सो रहा था, इसलिए मू जियानगुओ और मू यांगछुआन ज्यादा देर वहां नहीं रुके। पिछले कई दिनों से मू जियानगुओ काफी तनाव में थे। अब मुझे सुरक्षित
देखकर आखिरकार उनके मन को थोड़ा सुकून मिला और उन्हें भी थकान महसूस होने लगी। तभी उन्होंने मु यांगचुआन से पूछा, वो दांव को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी अब कैसा है? मु यांगचुआन ने जवाब दिया, अभी छू लियांग ने मुझे रिपोर्ट दी है, सब कुछ पता चल चुका है। वेन मेइशिन एक जुआरी है, जब भी उसके पैसे खत्म होते हैं वह वू दांव की माँ से पैसे मांगने पहुंच जाती थी। वो दांव की माँ ने कई बार अपना पता बदला, लेकिन फिर भी वह उसे ढूंढ लेती थी। आज भी वह पैसे मांगने आया था। इस बार उसने वो दांव को पकड़कर उसकी माँ को धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह वो दांव को ठीक से पकड़ नहीं पाया और बच्चा नीचे गिर गया। मु यांगचुआन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पापा, ऐसे आदमी को सिर्फ जेल भेज देना, उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। आप अब इस मामले की चिंता मत कीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। मु जियानगो ने बेटे की आवाज में छिपे गुस्से को महसूस कर लिया। उन्हें समझ आ गया था कि मु यांगचुआन अब इस मामले को अपने तरीके से खत्म करने वाला है। मु जियानगो ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप इंतजार करते रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैं उस वक्त आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक मुझे एक अजीब सपना आने लगा। सपने में मैंने अपने छोटे चाचा मु यांगचुआन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। उसके पूरे शरीर पर चाकू के घाव थे। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत जवान महिला खड़ी थी। बाई, मु यांगचुआन ने कांपता हुआ हाथ उठाया और उसके कपड़ों को छूने की कोशिश की। तुम ठीक हो ना? असल में वह बाइये को बचाने के लिए ही वहां आया था। किसी ने उस पर हमला कर दिया था और उसके शरीर में कई चाकू घोंप दिए थे। उसका हाथ खून से भरा हुआ था, लेकिन बाइये ने उसे छूने के बजाय बेरुखी से अपना पैर पीछे खींच लिया। मु यांगचुआन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशानी तुम्हें है और अब तुम मरने वाले हो। उसकी आवाज में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। सच बताऊं, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तुमने मेरे प्यार का नाम लेकर बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे कभी पसंद नहीं थे, और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जी बोचांग की जिंदगी बर्बाद हुई। वही मेरा असली प्यार है। हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तुमने आकर हमारी खुशी बर्बाद कर दी। बाई की बातें सुनकर घायल मु यांगचुआन की आंखों में अविश्वास भर गया। उसने पूरी ताकत से कहा, जी बोचांग ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर तुम्हें विदेश में बेचने का सौदा किया था, कीमत तक तय कर ली थी, लेकिन बाई ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मु यांगचुआन, तुम में अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। तुमने मुझसे प्यार किया, मेरे पीछे पागलों की तरह घूमे और अब मेरे लिए मर रहे हो, तो फिर तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। इसके साथ ही सपने का दृश्य खत्म हो गया। मैं अपने छोटे चाचा को खून से लथपथ देखकर डर के मारे अचानक जाग गया। मेरी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी, लेकिन मेरे मुंह से रोने की आवाज निकल चुकी थी। उधर बुखार से ठीक हो चुकी मेरी माँ वेन वॉन अभी भी गहरी नींद में थी। उसका शरीर काफी समय से तनाव और थकान झेल रहा था। अब बुखार उतरने के बाद उसका शरीर नींद के दौरान खुद को ठीक कर रहा था, इसलिए मेरी रोने की आवाज सुनकर भी वह नहीं जागी। कमरे में मौजूद केयरटेकर ने तुरंत मुझे गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी गोद बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते मेरा छोटा सा चेहरा पूरा लाल हो गया। केयरटेकर मुझे संभाल नहीं पाई, इसलिए उसने तुरंत मु यांगचुआन को बुलाया। कुछ ही देर में वह कमरे में आ गया। उसने मुझे केयरटेकर की गोद से लेकर अपनी बाहों में उठा लिया। वुदाओ, रो मत, रो मत, छोटा चाचा यहीं है। क्या हुआ? बुरा सपना देखा था या भूख लगी है? मु यांगचुआन बहुत प्यार से मुझे समझाने लगा। मैंने अपने सामने जिंदा और बिल्कुल सही सलामत छोटे चाचा को देखा। काफी देर बाद जाकर मेरे आंसू रुके। मैंने अपना छोटा सा हाथ उसके सीने पर रखा। वहां कोई चाकू नहीं था, वह बिल्कुल ठीक था। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, चाचा मरना मत। मु यांगचुआन को लगा कि मैंने शायद कोई डरावना सपना देखा है। वह हंसते हुए बोला, चाचा नहीं मरेगा, चाचा बिल्कुल ठीक रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। उसने मुझे भरोसा तो दिला दिया, लेकिन मेरा डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं लगातार उसे देखता रहा। जहां भी वह जाता मेरी नजर उसी पर रहती। मु यांगचुआन ने भी मेरी हालत देखकर मुझे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा। तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा, फिर एक हाथ से मुझे संभालते हुए दूसरे हाथ से फोन उठा लिया। उधर से बाई की आवाज आई, मु यांगचुआन, प्रधान संपादक रेणुओं के साथ मेरी मीटिंग क्या तुमने तय की थी? तुम्हें बार बार मेरे लिए फैसले लेने का अधिकार किसने दिया? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखों में सपने वाला दृश्य फिर से कौंध गया। मेरे छोटे से हाथ ने अचानक मु यांगचुआन का फोन पकड़ लिया और धड़ाम, मैंने फोन सीधे जमीन पर फेंक दिया। इधर मैं देखने में छोटा, मासूम और बेहद नरम सा था, लेकिन मेरी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। मैंने अभी अभी मु यांगचुआन का फोन अपने छोटे हाथों से जमीन पर पटका था। गिरते ही फोन की अंदरूनी स्क्रीन पूरी तरह टूट गई और कॉल भी तुरंत कट गई। मु यांगचुआन कुछ सेकंड तक टूटे फोन को देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। प्यारे बच्चे, तुमने छोटे चाचा का फोन क्यों तोड़ दिया? मैं फोन पर बात कर रहा था। अगर तुम्हें फोन फेंकना ही था तो पहले चाचा की बात खत्म होने देते। वो मुझे समझाने लगा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने मुंह फुला लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मु यांगचुआन तुरंत नरम पड़ गया। अरे रो मत, छोटा चाचा तुम्हें नहीं डांटेगा, हमारा वो दांव रोएगा नहीं। उसने मेरे सिर पर बंधी पट्टी और चेहरे पर लगे खरोंचों को देखा। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भी पिघल गया। दिन में मुझे इतनी गंभीर चोट लगी थी, फिर भी वह एक फोन को लेकर मुझे डांटने लगा था। उसे लगा कि शायद वह अच्छा छोटा चाचा साबित नहीं हो रहा। बच्चों को संभालने का मु यांगचुआन को कोई अनुभव नहीं था। वह बस इतना जानता था कि परिवार के इस इकलौते छोटे बच्चे को खूब प्यार करना है
वह मुझे चुप करा ही रहा था कि मैंने सुबकते हुए कहा, बुरी आंटी, बहुत बुरी, चाचा को परेशान करती है। मैं असल में फोन पर बात कर रही बाई की शिकायत कर रहा था। मु यांग छुआन तुरंत मेरी बात समझ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्यारे बच्चे, बाई थोड़ी खराब है, उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है, लेकिन असल में वह इतनी बुरी भी नहीं है। वह उसकी तरफ से सफाई देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि मैंने उसका फोन गुस्से में नहीं बल्कि इसलिए तोड़ा था क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे छोटे चाचा को परेशान कर रहा है। हमारा वो दांव इतना प्यारा क्यों है? मु यांग छुआन ने खुशी में अपना चेहरा मेरे पास लाकर मेरे गोल मटोल गाल को प्यार से चूम लिया। मैंने तुरंत अपने छोटे हाथों से उसका चेहरा पीछे धकेल दिया। कुछ देर तक चाचा भतीजे की शरारत चलती रही। काफी देर बाद मु यांग छुआन को याद आया कि उसे बाई को वापस फोन करना है। कमरे में उसका दूसरा फोन भी रखा था, लेकिन मेरी नजर उस पर थी। मेरे रहते हुए एक भी कॉल नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, चाचा फोन नहीं करेगा। इसके बाद वो मुझे लेकर कार्टून और चित्रों वाली किताब देखने बैठ गया। हम दोनों साथ खेलते रहे, लेकिन खेलते खेलते मुझे दादाजी से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। मैंने कुछ देर बाद खुद को जमीन से उठाया और अपने छोटे छोटे पैरों से मुंह दे चुआन के कमरे की तरफ चल पड़ा। पापा उठो। मैं उसके पास पहुंचा। इस बार दादाजी आसपास नहीं थे। मैंने अपना छोटा सा हाथ फिर उसके चेहरे पर रख दिया और हल्की सी थपकी मार दी। मु यांग छुआन ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो दांव, तुमने उन्हें हाथ कैसे लगा दिया? उसे अपना बचपन याद आ गया। एक बार बचपन में वह नकली बंदूक लेकर मुंह दे चुआन के पास गया था और उसे अपने सिर पर बंदूक रखकर गाना गाने के लिए कह रहा था। मुंह दे चुआन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तब मु यांग छुआन ने हिम्मत दिखाते हुए नकली बंदूक उसके माथे से जोर से टकरा दी थी। नतीजा ये हुआ कि मुंह दे चुआन का माथा लाल हो गया और उसके बाद मु यांग छुआन की भी जमकर पिटाई हुई थी। बचपन की उन सारी घटनाओं को याद करके वह समझ गया था कि उसका बड़ा भाई बिल्कुल भी नरम दिल इंसान नहीं है। उसे बच्चों से खास लगाव भी नहीं था, इसलिए भले ही मैं कितना भी प्यारा क्यों ना हूं, मु यांग छुआन को भरोसा नहीं था कि उसका भाई मुझे देखकर अपना सख्त रवैया बदल देगा। मेरी सुरक्षा के लिए उसने तय किया कि मुझे मु दे चुआन को ज्यादा परेशान नहीं करने देना चाहिए। इधर मु यांग छुआन मुझे अपने साथ ले गया। वो दांव, चलो उन्हें थोड़ी देर आराम करने देते हैं, हम कहीं और खेलते हैं। वह मुझे लेकर काफी देर तक बाहर घूमता रहा। जब तक आसमान पूरी तरह अंधेरा नहीं हो गया, तभी जाकर मु जियानगुओं की नींद खुली। मुझे दादाजी बहुत पसंद थे। उन्हें आंखें खोलते देख मैंने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिए। मु जियानगुओं के चेहरे पर खुशी खिल उठी। उनकी आंखों के कोने की झुर्रियां तक मुस्कान से फैल गईं। अरे दादाजी के प्यारे वो दांव। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर मेरे गोल मटोल गाल को प्यार से चूम लिया। चूंकि मेरी माँ वेन वॉन अभी भी सो रही थी, इसलिए उस रात खाना भी दादाजी और मु यांग छुआन ने मेरे साथ ही खाया। मु यांग छुआन ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, पापा वो दांव का पेट तो पहले ही इतना फूल गया है, क्या इसे अभी भूख नहीं लगी होगी? मु जियानगुओं कुछ कहते उससे पहले मेरी देखभाल करने वाली केयर टेकर वहाँ आ गई। मु साहब, वो दांव ने पिछली बार काफी ज्यादा खाना खाया था, अभी उसका खाना पूरी तरह पचा नहीं है, इस बार इसे खाना नहीं देना चाहिए। उसने मेरे छोटे से पेट पर हल्के हाथ से मालिश भी की और समझाया कि मैंने एक साथ बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए शरीर को उसे पचाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मु जियानगुओं ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर आज इसे खाना नहीं खिलाते। उन्होंने मुझे खाने की मेज से उठाने के लिए गोद में लेना चाहा, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने मेज पर रखे खाने को आंसू भरी आंखों से देखा और मासूमियत से कहा, खाना खाना। आखिरकार मुझे खाना खाने की आदत इतनी पसंद आने लगी थी कि अब मेरी सबसे पसंदीदा मिल्क पाउडर की बोतल में भी पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही थी। मुझे बस खाना चाहिए था। दादाजी ने प्यार से समझाया, प्यारे बच्चे, आज नहीं कल खूब खाना। मुझे खाना तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पाचन में मदद के लिए मुझे मीठी खट्टी हॉथॉर्न की स्लाइस दे दी। मैं उन्हें खाते हुए बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। अगले 2 दिन मैं घर पर आराम करता रहा। वेन वॉन भी मु परिवार के घर में 1 दिन और 1 रात सोने के बाद अगले दिन आखिरकार जाग गई। आंख खुलते ही उसने घबराकर मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही मैं खिलौने हाथ में पकड़े कमरे के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मा! मैं सीधे उसकी गोद में जा गिरा। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो दांव, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जल्दी से मम्मा को देखने दो। वह घबराकर मेरे पूरे शरीर को ध्यान से देखने लगी। मेरे शरीर पर लगी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। उन निशानों को देखते ही वेन वान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दांव, माफ कर दो, सब मम्मा की गलती है। मम्मा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मैंने उसके आंसू देखे और मासूमियत से कहा, मम्मा मत रो। वो दांव, ठीक है। कुछ देर तक माँ बेटा एक दूसरे को पकड़े रहे। फिर वेन वान ने खुद को संभाला और मुझे गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले गई। वह मु जियानगुओं से मिलने जा रही थी, लेकिन उसके मन में डर और बेचैनी थी। उसे डर था कि कहीं मु परिवार मुझसे उसे अलग न कर दे। लेकिन जैसे ही मु जियानगुओं ने उसे देखा, उन्होंने पहले ही उसकी चिंता दूर कर दी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वो दांव से अलग नहीं करूंगा। तुम अकेले वो दांव को संभालती हो, इसलिए तुम्हारे लिए मुश्किल है। आगे से तुम दोनों यहीं रहो, इससे मैं भी वो दांव की अच्छी तरह देखभाल कर पाऊंगा। तुम्हें कैसा लगता है? वेन वान ने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं आपको किराया दूंगी। वह जानती थी कि मैं मु परिवार का खून हूँ और परिवार वाले मेरी देखभाल करना चाहते हैं। वह उन्हें रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका खुद मु परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए वह बिना कुछ दिए यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मु जियानगुओं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। अच्छी बच्ची, तुम वो दांव की माँ हो और वो दांव हमारे मु परिवार का हिस्सा है, इसलिए तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। आगे से ऐसी पराई वाली बातें मत करना। बाहर की दुनिया के सामने मु जियानगुओं काफी सख्त इंसान थे, लेकिन वेन वॉन के सामने उनका रवैया काफी नरम था। इसके बाद उन्होंने उसे मु देचुआन की हालत के बारे में भी बताया। दोनों ने काफी देर तक बात की। बातचीत खत्म होने तक वेन वान के मन का डर और तनाव काफी कम हो चुका था। इस तरह वेन वान मु परिवार के घर में रहने लगी और मुझे भी अच्छी तरह संभालने वाला कोई मिल गया था। मुझे सुरक्षित देखकर वेन वान ने अपना काम दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी
कंपनी से संपर्क किया, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसे जमकर डांट पड़ने लगी। उधर वेन वॉन के फोन पर उसके मैनेजर ली का कॉल आया। वेन वॉन, इन कुछ दिनों से तुम मर गई थी क्या? तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा भी है? तुम्हारी हालत इतनी खराब है, फिर भी मैं तुम्हें काम दिला रहा हूँ। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? सीधे गायब हो गई। वेन वॉन ने धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की, लीजी, मैं बीमार थी, पिछले 2 दिनों से होश में ही नहीं थी। लेकिन सामने वाला सुनने के मूड में नहीं था। बस करो, बहाने मत बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए स्टारलाइट अवार्ड्स की पार्टी का इंतजाम किया है, एड्रेस भेज दिया है, अभी तुरंत वहां पहुंचो। आज वहां कई बड़े स्टार्स आने वाले हैं और हाल ही में काफी फेमस हुई बाई ये भी आएगी। जल्दी तैयार होकर निकलो। ठीक है लीजी, मैं अभी निकलती हूँ। कॉल करते ही वेन वॉन जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। संयोग से दरवाजे के पास से गुजर रहे मू यांगचुआन ने उसकी पूरी बातचीत सुन ली। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आया कि वेन वॉन काम पर जा रही थी या फिर किसी के हाथों बेइज्जत होने। जितना सोचता उतना ही उसे अजीब लगता। आखिरकार उसने भी स्टारलाइट अवार्ड्स की पार्टी में जाने का फैसला कर लिया। पार्टी के आयोजकों को वह अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे किसी इन्विटेशन की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मू यांगचुआन घर से निकलने वाला था, मैं तुरंत सतर्क हो गया, मानो मेरे अंदर छोटा सा रडार लगा हो। चाचा, गोदी। मैं भागकर उसके पास गया और उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। फिर वहीं बैठकर अपने गोल मटोल शरीर से उसके पैर को दबा दिया, जैसे साफ कह रहा हूँ, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे अंधाओ, चाचा को थोड़ा काम है, तुम दादाजी के साथ घर पर खेलो, ठीक है? चाचा वापस आकर तुम्हारे लिए स्नैक्स लाएगा। नहीं, मैंने अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हिला दिया। फिर उसके पैर से अपना गोल मटोल गाल चिपकाकर बोला, अंधाओं को भी बाहर ले चलो। पिछले 2 दिनों से मैं मू परिवार के घर में ही था। घर बहुत बड़ा था, मेरे लिए ढेर सारे खिलौने थे और अलग से बच्चों के खेलने की जगह भी बनाई गई थी। लेकिन वहां मेरे साथ खेलने वाला कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैं बुरी तरह बोर हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने छोटे चाचा की चिंता भी थी। आखिर मुझे उसकी किस्मत के बारे में वह डरावना सपना याद था, इसलिए मुझे उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना था। अच्छा बच्चा बनो, चाचा जिस पार्टी में जा रहा है वहां बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हमारा आनंदाओ तो सबसे ज्यादा समझदार है ना? नहीं नहीं, मैंने अपना गोल चेहरा ऊपर उठाया और पूरी गंभीरता से कहा, मैं समझदार नहीं हूँ। मू यांगचुआन पूरी तरह हार गया। एक तरफ उसे मेरी मासूमियत पर प्यार आ रहा था, तो दूसरी तरफ समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से बच्चे को कैसे समझाए। मैं उसके पैर पर ऐसे बैठा था जैसे वहीं घर बना लिया हो। काफी देर तक दोनों के बीच यही खींचतान चलती रही। आखिरकार उसने हार मानते हुए लंबी सांस ली। ठीक है चाचा, तुम्हें भी बाहर लेकर जाएगा, थोड़ा घूम आओगे। दोपहर में डॉक्टर ने मेरी दोबारा जांच की थी और कहा था कि मेरी हालत काफी अच्छी तरह सुधर रही है। इसी वजह से मू यांगचुआन ने आखिर मुझे गोद में उठा लिया। अंदराओ, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, अगर डर लगे तो तुरंत चाचा को बताना, चाचा तुम्हें वापस घर ले आएगा। फिर उसने एक और शर्त रखी, और वहाँ मम्मी को देखकर उनके पास जाने के लिए रोना धोना मत करना, मम्मी काम कर रही हैं। उसने पहले ही मुझसे 3 शर्तें मनवा ली। मैंने बड़ी मासूमियत से सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया का सबसे आज्ञाकारी बच्चा हूँ। इसी तरह चाचा और भतीजा घर से निकलने वाले थे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, मू जियानगो ने तुरंत रोक दिया। उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मैं मू यांगचुआन के साथ बाहर जाऊं। म्यू परिवार के बुजुर्ग को हर वक्त मेरी सेहत की चिंता रहती थी, लेकिन मैं अपने छोटे से शरीर को आगे झुकाकर उनके गालों पर लगातार कई प्यारे प्यारे किस करने लगा। अपनी मासूम सी आवाज में कुछ बातें सुनाकर मैंने आखिरकार दादाजी का दिल पिघला ही दिया। अच्छा, हमारा छोटा शैतान बाहर घूम आए, लेकिन ध्यान रखना, वो दांव को हमेशा गोद में रखना और उसे अपने से दूर मत जाने देना। फिर उन्होंने मू यांगचुआन को समझाते हुए कहा, यांगचुआन, इसे समय पर खाना खिलाना और बहुत देर तक बाहर मत रुकना। इतना कहकर दादाजी ने मेरे छोटे से हाथ को प्यार से दबाया और आखिरकार मू यांगचुआन को मुझे लेकर जाने दिया। गाड़ी में बैठने के बाद मैं कुछ देर अपने साथ लाए खिलौने से खेलता रहा, लेकिन मेरी किसी भी चीज में दिलचस्पी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। थोड़ी ही देर में मैंने खिलौना फेंक दिया और अपने छोटे हाथों से कार की खिड़की को रेदने लगा। ये पहली बार था जब मैं मू यांगचुआन के साथ कार में बैठा था, इसलिए उसे भी मुझे संभालने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो बस मुझे खिड़की के पास हाथ चलाते देखता रहा। मैं पहले सिर्फ टैक्सी में बैठा था, इसलिए इतनी आलीशान कार मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। खिड़की से खेलते खेलते अचानक मेरे छोटे हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गए और मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल भी दिया। मू यांगचुआन की नजर पड़ते ही उसने तुरंत दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। उसके पूरे शरीर से पसीना छूट गया। शुंजी, गाड़ी साइड में लगाओ। उसने पहले दरवाजे लॉक किए और फिर मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया था। ड्राइवर शुंजी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी धीमी करके सड़क किनारे रोक दी। फोर यंग मास्टर, क्या हुआ? मू यांगचुआन ने घबराई आवाज में कहा। वो दाव ने कार का दरवाजा खोल दिया था। शुंजी ये सुनकर सन्न रह गया। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। मैं उल्टा उसे देखकर मासूमियत से मुस्कुरा दिया। शुंजी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। अगर मैं उस वक्त सच में कार से गिर जाता तो उसे लगता था कि उसकी भी खैर नहीं थी। दोनों बड़े काफी देर तक सदमे में बैठे रहे। कुछ देर बाद ही गाड़ी फिर आगे बढ़ी। इस बार शुंजी ने तुरंत कार के दरवाजों का चाइल्ड लॉक लगा दिया। दरवाजा पूरी तरह लॉक होने के बाद भी मू यांगचुआन मेरे छोटे हाथ को पकड़े हुए मुझे गंभीरता से समझाता रहा, आगे से कार में बैठकर दरवाजे को हाथ नहीं लगाना, समझे? ये बहुत खतरनाक है। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। बस पता नहीं मेरी छोटी सी समझ में उसकी कितनी बात गई। उधर हम दोनों अंकल भतीजे की जोड़ी पार्टी की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेन वॉन पहले ही पार्टी में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि
कि सिर्फ उसका मैनेजर ली और मशहूर अभिनेत्री बाई ही नहीं आई थी, बल्कि एक और जानी मानी अभिनेत्री भी मौजूद थी, बाई झेंझू। बाई झेंझू अमीर बाई परिवार की तीसरी बेटी थी। वह अपने परिवार के मजबूत बैकग्राउंड के कारण इंडस्ट्री में आई थी। डेब्यू के 3 सालों में उसने ज्यादातर बड़े बजट की फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया था। हालांकि वह एक्टिंग की पढ़ाई करके नहीं आई थी, इसलिए उसकी एक्टिंग को लेकर शुरुआत में लोगों ने काफी मजाक उड़ाया, लेकिन उसके पीछे मौजूद पीआर टीम बेहद ताकतवर थी। कुछ समय तक आलोचना झेलने के बाद उसकी टीम ने उसकी पहचान एक अमीर घराने की बेटी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके परिवार की वजह से मिलने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी इस तरह पेश किया गया कि वह इंडस्ट्री में दूसरे कलाकारों के लिए रोजगार के नए मौके ला रही है। इस मार्केटिंग का असर भी जल्दी दिखा और लोगों का उसके प्रति रवैया बदलने लगा। उसकी पीआर टीम ने उसकी लव लाइफ को भी खूब प्रमोट किया। कहा जाता था कि वह अमीर लियान परिवार के दूसरे बेटे की बचपन की दोस्त है। दोनों बचपन से एक दूसरे के करीब थे और उनकी सगाई भी हो चुकी थी। लियान परिवार का दूसरा बेटा अक्सर उसके शूटिंग सेट पर जाता और उसे महंगे गहने तोहफे में देता था। ये सब देखकर सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, अमीर परिवारों में भी सच्चा प्यार होता है। और लियान परिवार के दूसरे बेटे को लोग अपनी होने वाली पत्नी पर जान छिड़कने वाला परफेक्ट पति तक कहने लगे। लेकिन उनकी इस परफेक्ट लव स्टोरी की मार्केटिंग ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि जल्द ही इस प्यार की कहानी का ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। इधर मू परिवार के दूसरे बेटे को कई बार छुपकर वेन वॉन को फूल देते हुए कैमरे में कैद किया गया था। हालांकि वेन वॉन ने उसके फूल कभी स्वीकार नहीं किए, लेकिन बैसन मिस ने सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर आरोप लगा दिया कि वेन वॉन उसके मंगेतर को फंसाने की कोशिश कर रही है और उसकी जिंदगी में दूसरी औरत बनना चाहती है। वेन वॉन की कंपनी ने भी उसका पक्ष लेने के लिए कोई बयान जारी नहीं किया। वह खुद सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ऑनलाइन उसे लगातार ट्रोल किया जा रहा था और ऑफलाइन भी कुछ भड़के हुए फैंस उस पर चीजें फेंकने लगे थे। लेकिन उसने इन सब के बारे में न तो मू जियानगो को बताया और न ही मू यांगचुआन को। आखिर वे उसके सगे रिश्तेदार नहीं थे। उसे लगता था कि उसे अपनी परेशानियों का बोझ उन पर डालने का कोई हक नहीं है। बचपन से ही उसने हर मुश्किल खुद सहना सीख लिया था। तभी उसने सामने बाई झेंझू और बाई यी को साथ खड़े देखा। वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए चुपचाप रास्ता बदलकर निकलने लगी। लेकिन तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, रुको वेन वॉन। वह रुक गई। बाई झेंझू ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने महंगे ब्रांड के कपड़े और पूरा मेकअप किया हुआ था, लेकिन वेन वॉन ने सिर्फ एक साधारण नीली ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर लगभग कोई मेकअप भी नहीं था। फिर भी उसकी खूबसूरती के सामने बाई झेंझू की सारी तैयारी फीकी पड़ रही थी। वेन वॉन जहां भी खड़ी होती, लोगों की नजरें अपने आप उसकी तरफ चली जाती। बाई झेंझू ने उसके चेहरे को देखा तो उसकी नफरत और बढ़ गई। बिल्कुल चालाक लोमड़ी जैसी शक्ल है तुम्हारी, तभी तो मर्दों को फंसाने में इतनी माहिर हो। फिर वह गुस्से में बोली, किसे फंसाना है? कम से कम इतना तो देख लिया करो, मेरा मंगेतर तुम्हारी पहुंच से बाहर है। इतना कहते ही उसने हाथ उठाकर वेन वॉन को थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन मिस बाई, आप कह रही हैं कि मैंने आपके मंगेतर को फंसाया है, इसका कोई सबूत भी है? वेन वॉन ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बाई झेंझू का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। दिखने में भले ही वह पतली और कमजोर लगती थी, लेकिन रोज मुझे गोद में उठाने और संभालने से उसकी बाजुओं में अच्छी खासी ताकत आ चुकी थी। छोड़ो मेरा हाथ। बाई झेंझू गुस्से में पैर से उसे मारने लगी। वेन वॉन, तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे दर्द दिया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वेन वॉन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मिस बाई, आपने जब से मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, तब से आपने मेरा पीछा छोड़ना तो पहले ही बंद कर दिया है। पिछले कुछ समय से उसके साथ काम में जो भेदभाव हुआ था, सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हुई और उसकी निजी जानकारी तक लोगों तक पहुंचाई गई, इन सब के पीछे बाई झेंझू का ही हाथ था। वेन वॉन अब तक सब कुछ सहती आई थी, लेकिन आज जब सामने से हाथ उठाया गया तो वह चुपचाप खड़े होकर मार खाने वालों में से नहीं थी। दोनों के बीच हाथापाई बढ़ने लगी और बाई झेंझू साफ तौर पर कमजोर पड़ रही थी। तभी उसके करीब खड़े बाई यी ने भौहें सिकोड़कर कहा, मिस वेन, झेंझू का हाथ छोड़ दीजिए, वह बस गुस्से में है। उसकी और लियान एयर शाओ की शादी होने वाली थी, लेकिन अब आपका उनके साथ इस तरह जुड़ना किसी को भी बुरा लगेगा। वेन वॉन ने बाई झेंझू की कलाई और कसकर पकड़ ली और बाई यी की तरफ देखकर ठंडे स्वर में पूछा, क्या आपने अपनी आंखों से मुझे और लियान एयर शाओ को कोई गलत काम करते देखा है? बाई यी कुछ पल के लिए चुप हो गया। असल में उसने वो वीडियो देखा था जिसमें लियान एयर शाओ खुद वेन वॉन के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन बाई झेंझू उसकी दोस्त थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसी का पक्ष ले रहा था। अगर तुमने उसे खुद नहीं उकसाया होता तो वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ता? बाई यी की बात सुनकर वेन वॉन अचानक हंस पड़ी। बाई यी, तुम्हारी यही सोच है तो क्या तुम भी मू यांगचुआन को फंसाने की कोशिश कर रही हो? वेन वॉन, हद मत करो। बाई यी गुस्से से लाल पड़ गया और वेन वॉन का हाथ हटाने की कोशिश करने लगा। तीनों के बीच खींचतान बढ़ने लगी और आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ जाने लगा। उसी वक्त मैं भी वहां पहुंच गया। जैसे मुझे अपनी माँ का एहसास हो गया हो, मेरी नजर सीधे उन पर पड़ी। मैंने तुरंत अपना छोटा सा हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। चाचा, मम्मी। मू यांगचुआन ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी और सामने का माहौल देखा, वह तुरंत मुझे गोद में लेकर तेजी से माँ की तरफ बढ़ गया। उधर पार्टी में मौजूद कुछ लोगों ने मू यांगचुआन को पहचान लिया। एक के बाद
बाद एक लोग उसके पास आने लगे। फोर्थ यंग मास्टर, आप आ गए। फोर्थ यंग मास्टर, सॉरी, ये सब हमारी गलती थी, लेकिन मिस बाई। मू यांगचुआन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गया। इस वक्त वेन वॉन और बाकी लोगों को अलग कर दिया गया था, लेकिन बाई झेंझू और बाई यी दोनों अपनी अपनी कलाई पकड़े हुए दर्द का नाटक कर रहे थे। मू यांगचुआन को देखते ही बाई यी ने होंठ दबा लिए। पिछले पूरे 2 दिनों से मू यांगचुआन ने उससे कोई संपर्क नहीं किया था। पार्टी में आने से पहले उसका मैनेजर भी लगातार उससे कह रहा था, मू यांगचुआन कहीं तुम्हें छोड़ने का फैसला तो नहीं कर रहा। पहले तो वह इतनी देर तक तुमसे दूर नहीं रहता था। ये सुनकर बाई यी का चेहरा खराब हो गया था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर मू यांगचुआन उससे दूरी क्यों बना रहा है। उल्टा उसके मन में यही था कि शायद वह जानबूझकर उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए उसने मू यांगचुआन की तरफ देखने के बजाय अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन मू यांगचुआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे वेन वॉन के पास पहुंचा और पूछा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? वेन वॉन ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मैंने पहले किसी पर हाथ नहीं उठाया था। इन्होंने बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगाए और मुझे मारने की कोशिश की। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बाई झेंझू गुस्से से उसे गालियां देने लगी। बाई ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस वेन, झेंझू ने तुम्हें कहां बदनाम किया? तुम्हारा और लियान एयरशाओ का मामला कौन नहीं जानता? फिर उसने अपनी लाल पड़ी कलाई आगे कर दी, और तुमने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी की। देखिए मेरी कलाई कितनी लाल हो गई है। ये कहते हुए उसने जानबूझकर मू यांगचुआन की तरफ देखा। उसे पूरा भरोसा था कि मू यांगचुआन पहले की तरह उसकी चोट देखकर तुरंत परेशान हो जाएगा। आखिर कुछ समय पहले शूटिंग के दौरान जब उसे मामूली चोट लगी थी, तो खबर मिलते ही मू यांगचुआन सब कुछ छोड़कर रातों रात वापस आ गया था। यहाँ तक कि रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा था। इसलिए बाइये को यकीन था कि इस बार भी वही होगा। लेकिन इस वक्त मू यांगचुआन की गोद में बैठा मैं चुपचाप सब देख रहा था। माँ ने मुझे पहले ही समझाया था कि जब वह काम कर रही हो तब मुझे उसे मम्मी नहीं बुलाना है। इसी वजह से मैं अब तक चुप था, लेकिन अब मुझसे और नहीं सहा गया। मैंने अपने सपने में देखा था कि यही बुरी औरत मेरे छोटे चाचा की मौत की वजह बनेगी, और अब वही मेरी माँ को भी परेशान कर रही थी। मैंने गुस्से में अपना छोटा सा पानी का बोतल उठाया और सीधे बाइये की तरफ फेंक दिया। बोतल सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह दर्द से अपना चेहरा पकड़कर पीछे हट गई और उसकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। मू यांगचुआन ने उसे चोट लगी देख स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। चाचा नहीं देखो, मैंने गुस्से में कहा। बुरे अंकल को नहीं देखना। मू यांगचुआन मेरी बात सुनकर वहीं रुक गया। उसने पास खड़े स्टाफ पर गुस्सा निकाला। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? जाकर देखो बाई के चेहरे पर कितनी चोट लगी है। स्टाफ ने तुरंत जांच की। फोर्थ यंग मास्टर, मिस बाई की दाईं आंख के पास हल्की चोट है और नीचे थोड़ा सूजन भी है। हम उन्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जल्दी जाओ। फिर मू यांगचुआन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये मेरा छोटा भतीजा है, अंदाओ। बाई ने अपना दायां चेहरा पकड़े हुए सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। वह इंतजार कर रही थी कि मू यांगचुआन पहले की तरह उसकी तरफ से खड़ा होगा और मुझे डांटेगा। लेकिन इस बार मू यांगचुआन बस 2 सेकंड चुप रहा। वह अभी बहुत छोटा है और समझदार नहीं है, तुम उससे नाराज मत होना। ये पहली बार था जब बाई को मू यांगचुआन के सामने कोई बचाने वाला नहीं मिला। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वह बिना कुछ कहे मुड़कर वहां से जाने लगी। मू यांगचुआन ने आदतन उसके पीछे 2 कदम बढ़ाए ही थे कि मैं अचानक रोने चिल्लाने लगा। बुरी आंटी मत जाओ। मेरी बात साफ साफ बाई के कानों तक पहुंच गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अच्छा हिलो मत, अंकल तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। मेरा गोल मटोल शरीर उसकी गोद में लगातार मचल रहा था। मुझे संभालना मू यांगचुआन के लिए भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उसे रुकना पड़ा और बाई के पीछे जाना छोड़ना पड़ा। उसने नीचे पड़ा मेरा छोटा पानी का बोतल उठाया, उसे साफ किया और दोबारा मेरे गले में टांग दिया। फिर बड़े प्यार से मुझे समझाते हुए बोला, अंकल उसके पीछे नहीं जाएगा, अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? मू यांगचुआन समझ चुका था कि मैं बाई से इतनी नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वह मेरे अंकल के साथ बुरा व्यवहार करती है। उसके मन में अभी भी बाई के लिए भावनाएं थीं, लेकिन मेरे और बाई के बीच उसने उस छोटे से बच्चे को चुना जो उस पर पूरी तरह निर्भर था और उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। मू यांगचुआन का मेरे प्रति इतना लाड देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, खासकर बाई झेंझू। मू यांगचुआन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज फिर तुम इसी औरत का पक्ष ले रहे हो। बाई झेंझू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मू यांगचुआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बाई झेंझू तुम्हारा पागलपन खत्म हुआ या नहीं? अपने आदमी को संभाल नहीं सकती तो उस औरत को परेशान करने क्यों आ जाती हो जिसे तुम्हारा आदमी खुद परेशान कर रहा है? थोड़ी शर्म भी है या नहीं? उसकी बात सुनकर बाई झेंझू का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। वह मू यांगचुआन को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए उसने उंगली मेरी माँ वेन वान की तरफ कर दी। वेन वान, तुमने तो कमाल कर दिया। मू यांगचुआन को भी अपने जाल में फंसा लिया, तभी तो वो बाई को छोड़कर तुम्हारा बचाव कर रहा है। आखिर तुमने ऐसी कौन सी घटिया चाल चली है कि इतने सारे मर्द तुम्हारे पीछे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही धड़ाम एक छोटा सा कार्टून पानी का बोतल सीधा उसके चेहरे पर छा लगा। हाँ, मैंने फिर से पानी की बोतल से किसी को मार दिया था। माँ को बुरा भला कहते देख मेरा गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा था। इस बार मुझे कोई शांत नहीं कर सकता था। बोतल फेंकने के बाद भी मेरा छोटा सा लाल चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मैं आगे बढ़कर अपना सिर उससे टकराने की कोशिश करने लगा। अरे वू दाओ, तुम्हारे माथे पर अभी चोट लगी है, सिर मत मारना। मेरी हरकत देखकर मू यांगचुआन बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से मुझे समझाया, अंकल तुम्हारे लिए इसे सबक सिखाएगा। वू दाओ, तुम बस शांत रहो। मुझे गोद में संभालते हुए उसने बाई झेंझू की तरफ बेहद ठंडी और डरावनी नजरों से देखा। फिर सख्त आवाज में बोला, बाई झेंझू माफी मांगो, वैन वान से माफी मांगो। बाई झेंझू अकड़ गई। वह माफी नहीं मांगना चाहती थी। तब
मू यांगचुआन ने बेहद शांत आवाज में सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूँ। 2 सेकंड के अंदर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें वैन वान से माफी मंगवाकर ही रहूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी गंदी बातें आज रात हर किसी को पता चल जाएंगी। मू यांगचुआन के मुंह से अपनी माँ का जिक्र सुनते ही बाई झेंझू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी माँ बाई परिवार की असली पत्नी नहीं थी, बल्कि वह किसी और की जगह लेकर परिवार में आई थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले बाई झेंझू ने भी चोरी छिपे कई मर्दों के साथ संबंध बनाए थे। इन बातों के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और उसने इन्हें इतने अच्छे से छिपा कर रखा था कि आज तक किसी को भनक नहीं लगी थी। बाई झेंझू ने मू यांगचुआन को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सारे राज कहां से पता कर लिए। मू यांगचुआन की ठंडी नजरों के सामने आखिरकार उसने होंठ भींच लिए, चेहरा सफेद पड़ गया और वह वैन वान से बोली, वैन वान, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नहीं, वैनवान ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुमने इतने लंबे समय तक मेरा नुकसान किया है, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगी। वैनवान को जाते देख बाई झेंझू पूरी तरह घबरा गई। वैनवान, रुको! उसे डर था कि मू यांगचुआन कहीं उसके सारे राज खोल न दे। घबराहट में उसने सीधे वैनवान के सामने घुटने टेक दिए। वैनवान ने नीचे घुटनों के बल बैठी बाई झेंझू को देखा, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। इन दिनों उसे ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लोगों ने उसकी निजी जानकारी तक फैला दी थी। घर से निकलते समय कट्टर प्रशंसक उसका पीछा करते थे और एक बार तो उस पर हमला होने से भी बाल बाल बची थी। यहाँ तक कि वह मुझे भी बाहर लेकर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जिस इंसान ने उसकी जिंदगी को इस हालत में पहुंचाया था, उसे वह इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती थी? इसलिए बाई झेंझू के घुटनों पर बैठ जाने के बावजूद वैनवान ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वैनवान वहां से चली गई। मू यांगचुआन ने उसे जाते देखा और मुझे गोद में लेकर आराम से उसके पीछे चल पड़ा। पीछे से जमीन पर बैठी बाई झेंझू ने घबरा कर पुकारा, मू यांगचुआन, रुको! वह उससे सिर्फ इतना चाहती थी कि वह उसके सारे राज दुनिया के सामने न खोले, लेकिन मू यांगचुआन ने पलटकर उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा। उस नजर का मतलब साफ था, पीछे मत आना। वैनवान चलते चलते सीढ़ियों के एक सुनसान मोड़ पर जाकर रुक गई। यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कुछ ही देर बाद मू यांगचुआन मुझे गोद में लेकर वहां पहुंच गया। चारों तरफ किसी को न देखकर वैनवान ने तुरंत मुझे अपनी गोद में ले लिया और मेरे गोल मटोल गाल पर प्यार से किस किया। वूधाओ, तुम यहाँ कैसे आए? अंकल तुम्हें लेकर आए हैं। क्या तुम्हें माँ की याद आ रही थी इसलिए माँ को ढूंढने आए? मैं चुप रहा। वैनवान ने फिर अपना गाल मेरे गाल से लगाया। माँ से बात क्यों नहीं कर रहे? माँ के बार बार पूछने पर मैंने अपनी छोटी सी भौहें सिकोड़ ली और मासूमियत से कहा, मम्मा काम पर हैं। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, काम पर मम्मा नहीं बुलाना, घर आकर बुलाना। वैनवान ने हल्की खांसी की और मुस्कुराकर कहा, लेकिन जब माँ काम कर रही हो और यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति ना हो तब भी माँ कह सकते हो। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। फिर मैंने धीरे से कहा, मम्मा, माँ बेटे का ये प्यारा नजारा इतना मजेदार था कि मू यांगचुआन भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। वैनवान ने उसे मुस्कुराते देखा तो थोड़ी झिझक के साथ पूछा, अभी वो दाव ने बाई यी को पानी की बोतल से मारा था? तुम्हें सच में उससे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं, मू यांगचुआन ने जवाब दिया। वो दाव मेरी रक्षा कर रहा था। उसने पहले हमारी फोन पर हुई बातचीत सुनी थी। बाई यी का बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। वो दाव ने जो किया मेरे लिए किया। फिर मू यांगचुआन ने हंसते हुए कहा, और वैसे भी वो दाव का गुस्सा काफी अच्छा है। उसने बाई यी को मारा, मुझे तो नहीं मारा। इसका स्वभाव तो मेरे भाई से भी अच्छा है। मू यांगचुआन की जिंदगी में अभी सिर्फ एक ही बड़ा भाई था, मू देचुआन। वैनवान ने अचानक उसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस की। मू यांगचुआन, मू देचुआन का स्वभाव बहुत खराब है क्या? मू देचुआन के बारे में उसकी जानकारी बहुत कम थी। उस रात की नजदीकी मुलाकात ने मू देचुआन की उसके मन में सिर्फ 2 चीजें छोड़ी थी, एक रहस्यमयी और ठंडी छाप। मू देचुआन बहुत खतरनाक स्वभाव का था। उस रात वैनवान ने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी की हालत में भी मू देचुआन की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने अपने बड़े हाथ से वैनवान की टखने को पकड़ लिया और आसानी से उसे वापस खींच लिया। उसने वैनवान को पूरी रात परेशान किया। अगली सुबह बिस्तर से उतरते समय वैनवान की दोनों टांगें तक कांप रही थीं। बाद में जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने चुपके से मू देचुआन के बारे में जानकारी जुटाई। जितना ज्यादा वह उसके बारे में जानती गई, उतना ही डर उसके मन में बढ़ता गया। वैनवान की आंखों में छिपी चिंता देखकर मू यांगचुआन ने गला साफ किया और गंभीरता से कहा, भाभी आप चिंता मत करो। मेरे भाई का स्वभाव थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन वह आपके और वो दाव के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वह बहुत जिम्मेदार इंसान है और मेरे भाई को आपसे जरूर कुछ महसूस होता होगा, वरना वो दाव इस दुनिया में आता ही कैसे? लेकिन मू यांगचुआन की इन बातों का वैनवान पर कोई असर नहीं हुआ। मैं और मू देचुआन बस एक हादसे की वजह से मिले थे। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो, और मुझे भाभी मत बुलाओ। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो ये सब। मू यांगचुआन, तुम वो दाव को लेकर कुछ खिला दो। मेरा मैनेजर भी शायद आ गया होगा, मुझे उससे मिलना है। ठीक है। मू यांगचुआन ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मेरा छोटा सा हाथ पकड़कर माँ को अलविदा कहने को कहा। मम्मा बाय बाय। मम्मा आपने बहुत मेहनत की, मैंने अपना छोटा हाथ हिलाते हुए मासूमियत से कहा।
वेन वान मेरे पास आई, मेरे गोल मटोल गाल पर आखिरी बार किस किया और फिर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मू यांगचुआन भी मुझे लेकर बाहर आ गया। अंकल खाना। मैंने अपना गोल पेट थपथपाते हुए खाना मांगा। अब मुझे खाना इतना पसंद आने लगा था कि बाहर निकलते समय मैं दूध की बोतल भी नहीं ले जाता था। मू यांगचुआन ने एक हाथ से मेरा पेट सहलाया। ठीक है, अभी खाना खाने चलते हैं। हालांकि पार्टी में परोसा जाने वाला खाना काफी शानदार था, लेकिन उसे लगा कि वह छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने किचन से मेरे पसंद का अलग खाना बनवाया। कुछ ही देर में खाना आ गया। मैं मू यांगचुआन की गोद में बैठकर पार्टी में चल रहे मजेदार कार्यक्रम देख रहा था और साथ साथ बड़े मजे से खाना खा रहा था। मुझे भीड़ भाड़ और चहल पहल बहुत पसंद थी। खाना खत्म होने के बाद मू यांगचुआन मुझे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वू दाओ, दादाजी और पापा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ भी वापस जा रही है, हम भी घर चलें। ठीक है। मू यांगचुआन ने मुझे काफी देर तक प्यार से मनाया। आखिरकार मैंने छोटा सा सिर हिला दिया। ठीक है। मैंने अपना गोल मटोल चेहरा सिकोड़ते हुए दादाजी से किया। वादा याद किया कि मुझे रोज पापा के साथ समय बिताना है। फिर मैंने गंभीर होकर कहा, अंकल घर। मू यांगचुआन की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। ठीक है, चलो। जब हम दोनों घर पहुंचे तब तक मू बुजुर्ग सोए नहीं थे। अब उनका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहता था। सोने से पहले मुझे देखे बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। दादाजी, मुझे भी दादाजी बहुत पसंद थे। उन्हें देखते ही मैंने अपनी छोटी छोटी बाहें फैला दी और शरीर आगे कर दिया। मू बुजुर्ग अपनी अच्छी सेहत की वजह से मुझे जैसे गोल मटोल बच्चे को आसानी से गोद में उठा लेते थे। दादाजी, मैं उनकी बांध पर बैठा हुआ था कि अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा बन निकाला। वह बन अब ठंडा हो चुका था। मैंने उसे दादाजी के मुंह के पास ले जाकर गंभीरता से कहा, मुंह खोलो। बहुत अच्छा है। मुझे वह बन बहुत स्वादिष्ट लगा था, इसलिए मैं खास तौर पर दादाजी के लिए लेकर आया था। मू बुजुर्ग ने जिंदगी में न जाने कितने महंगे और शानदार व्यंजन खाए थे, लेकिन उस पल उन्हें लगा कि उनके सामने रखा यह छोटा सा बन उन सभी से ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद वू दाओ। उन्होंने एक ही निवाले में बन खा लिया और मेरा मन रखने के लिए बोले, बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुशी से हंस पड़ा और अपने बन से भी ज्यादा मुलायम गाल को दादाजी के गाल से रगड़ दिया। दादाजी के साथ खेलते खेलते और उन्हें खाना खिलाने के बाद मैंने उनसे मुझे खेलने के लिए ले जाने को कहा। मू बुजुर्ग मुझे लेकर खिलौनों वाले कमरे में चले गए। जब दादाजी और मैं साथ खेल रहे थे तभी मू यांगचुआन ने मौका पाकर बाई को फोन किया। उसने लगातार कई बार फोन किया, लेकिन बाई ने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसने मैसेज भी भेजा, लेकिन नतीजा वही रहा। बाई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मू यांगचुआन ये देखकर भौहें सिकोड़ ही रहा था कि मम्मी वापस आ गई। मू यांगचुआन ने वेन वान को देखकर पूछा, वो दाओ कहाँ है? खिलौनों वाले कमरे में। दोनों लिविंग रूम में खड़े होकर बातें करने लगे। वेन वान ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरे मैनेजर ने मुझे एक टीवी सीरियल और एक रियलिटी शो दिलाया है। दोनों ही काम काफी अच्छे हैं। मू यांगचुआन मुस्कुराया, ये तो अच्छी बात है, तुम आराम से काम करो। वो दाओ को घर पर संभालने वाले लोग हैं। वेन वान ने होंठ दबाते हुए कहा, उसने मुझे ये काम शायद तुम्हारी वजह से दिलाए हैं। उसे लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। मू यांगचुआन हंस पड़ा, हमारे बीच रिश्ता है ही। मैं वो दाओ का सगा चाचा हूँ। वेन वान, भले ही तुम मुझे अपना जीजा बनाने का इरादा न रखती हो, लेकिन वो दाओ की वजह से हम परिवार हैं। परिवार वाले एक दूसरे की मदद करते ही हैं, इसलिए आगे से इतना संकोच मत करना। मू यांगचुआन ने उसे समझाने के बाद दूसरी बातें करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच का माहौल भी काफी सहज हो गया। फिर मू यांगचुआन ने वेन वान को बाई के बारे में बताया। तुम जानती हो मुझे बाई क्यों पसंद है? उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। कुछ साल पहले मैं बहुत जिद्दी और लापरवाह हुआ करता था। मुझे रोमांच पसंद था। एक बार मैं जंगल में फंस गया और पूरे 15 दिन तक बाहर नहीं निकल पाया। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद मैं वहीं मर जाऊंगा। तभी बाई ने मुझे खोज लिया और मेरी जान बचाई। उस समय वो बोल नहीं पाती थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे सांकेतिक भाषा भी नहीं आती थी। उस पुराने समय को याद करते हुए मू यांगचुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस समय बाई भले ही बोल नहीं पाती थी, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वो अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती थी। हम दोनों बहुत जल्दबाजी में अलग हो गए। मुझे मू परिवार वापस ले गया और मेरा इलाज हुआ। बाद में जब मैं उसे ढूंढने गया तो वो वहां नहीं थी। काफी समय बाद एक वेबसाइट पर मुझे एक छोटे से रोल में काम करती हुई बाई दिखाई दी। तभी मैंने उसे दोबारा ढूंढ निकाला। कई साल बाद जब हम फिर मिले तो वो वही छोटी सी गूंगी लड़की नहीं रही थी। अब वो बोल सकती थी, लेकिन आजकल उसकी बातें अक्सर मेरा दिल दुखा देती हैं। वेन वान ने उनकी कहानी सुनकर कुछ नहीं कहा। उसे समझ ही नहीं आया कि इस रिश्ते के बारे में क्या सोचे। आखिर उसने आज तक कभी प्यार नहीं किया था। दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद वेन वान अपने कमरे में जाकर नहाने लगी। इसके बाद उसे वू दाओ को भी नहलाना और सुलाना था। कुछ देर बाद जब वह उसे लेने खिलौनों वाले कमरे में पहुंची तो वहां वू दाओ नहीं था। वह तुरंत मू दे छुआन के कमरे की तरफ चली गई। वू दाओ, चलो सोने का समय हो गया है। वेन वान कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कमरे के अंदर सिर्फ मैं था। मैं पापा के पास बैठा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर मम्मी को देखा, मैंने अपना छोटा सा हाथ हिलाया। मम्मी आओ। वेन वान अभी भी अंदर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं बार बार मासूम आवाज में उसे बुलाता रहा। आखिरकार उसे मजबूरी में अंदर आना पड़ा। मम्मी को देखते ही मैंने पापा की तरफ इशारा किया। मम्मी पापा को देखो। मैं तो पापा को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता था। पहली बार मिलने पर भले ही मैंने
पापा को एक थप्पड़ मार दिया था, लेकिन अब जब भी उन्हें देखता अपने छोटे छोटे हाथों से उनका चेहरा छूने लगता। लेकिन वैन वान मेरी तरह बिल्कुल भी बेखौफ नहीं थी। वह तो मुंह दे चुआन की तरफ देखने से भी डर रही थी। वो दांव मैं नहीं छूंगी। उस रात जो कुछ उसके साथ हुआ था उसकी वजह से मुंह दे चुआन के सामने आते ही उसके अंदर अपने आप डर पैदा हो जाता था। वैन वान ने धीमी आवाज में पूछा, वो दांव तुमने नहा लिया? हाँ नहा लिया। घर की केयरटेकर ने मुझे पहले ही नहला दिया था और अच्छी तरह मसाज भी कर दी थी। मुझे तो मसाज करवाकर बहुत मजा आया था। तो अब मम्मी के साथ सोने चलो, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। वैन वान मुझे उठाने लगी। मैंने पहले बेहोश पड़े पापा को देखा, फिर मम्मी की तरफ देखा और अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके बोला, मम्मी भी साथ सो। मुझे पापा और मम्मी के बीच में सोना है। वैन वान का चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। वह घबरा गई और बिना देर किए मुझे उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हारे पापा बड़े हो चुके हैं, वो अकेले सो सकते हैं, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। वह इतनी जल्दी में बाहर निकली कि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि उसी वक्त बिस्तर पर पड़े मुदेचुआन की उंगली हल्के से हिल चुकी थी। से मिलने के बाद मुझे नींद आने लगी, इसलिए माँ वैन वान मुझे गोद में लेकर कमरे में वापस चली गई। वह इतनी जल्दी में थी कि उसे जरा भी ध्यान नहीं गया कि उसके जाने के बाद कई दिनों से बेहोश पड़े मुदेचुआन की पलकें अचानक हल्की सी कांपी थीं, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी बेहद धीमे से हिली थीं। मुदेचुआन की इन छोटी छोटी हरकतों के बारे में किसी को पता नहीं चला। पास वाले कमरे में वैन वान भी इससे पूरी तरह अनजान थी। वैन वान मुझे गोद में लेकर जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा नहीं सोना, अभी खेलना है। मुझे खेलना बहुत पसंद था, इसलिए मुझे सुलाना आसान नहीं था, लेकिन वैन वान जानती थी कि मुझे जल्दी कैसे सुलाया जाए। उदाओ जल्दी से लेट जाओ। ये कहने के बाद उसने अंग्रेजी के अक्षरों वाला गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी और वो बहुत सुर में गा रही थी, लेकिन मेरे लिए उसका ABC वाला गाना किसी नींद की दवा से कम नहीं था। जैसे ही उसने ABC गाना शुरू किया मेरी पलकें भारी होने लगी। नहीं मम्मा मत गाओ। मैं थोड़ी देर और खेलना चाहता था, इसलिए अपने छोटे हाथ से उसकी आवाज रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके मुंह तक पहुंचता उससे पहले ही मैं धड़ाम से तकिए पर गिर पड़ा और सो गया। वैन वान ने मुझे बिस्तर पर सोया देखकर मुस्कुराते हुए मेरे गोल मटोल गाल पर किस किया। गुड नाइट बेटा। इसके बाद वह भी मेरे पास लेटकर सो गई। अगले दिन वैन वान को काम पर जाना था। पिछले कुछ समय से उसके सारे काम रुक गए थे और पैसों की काफी तंगी चल रही थी। अब बड़ी मुश्किल से उसे 2 अच्छे प्रोजेक्ट मिले थे, इसलिए वह उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने माँ को जाते हुए देखा। मुझे उससे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने रोकर उसे परेशान नहीं किया। माँ के जाते ही मैं अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर मुयांग चुआन के पास गया और उसकी टांग पकड़ ली। चाचा बाहर चलो, खेलना है। कल मैं चाचा के साथ बाहर घूमने गया था, इसलिए अब मैंने ठान लिया था कि आज भी चाचा मुझे बाहर लेकर जाएंगे। मुयांग चुआन थोड़ा झिझका, तभी मुंह बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर खुद कह दिया, वैसे भी तुम दिन भर खाली ही रहते हो, बुदाओ तुम्हें लेकर बाहर जाना चाहता है तो उसे थोड़ा घुमा लाओ। अगर मुंह बुजुर्ग को अपने काम में व्यस्त नहीं रहना होता तो वह खुद मुझे लेकर जाते। मुयांग चुआन भी जानता था कि उसके बूढ़े पिता के पास काफी काम है, इसलिए उसने एक कंधे पर केयरटेकर द्वारा तैयार किया गया नीला बैग लटकाया और मुझे गोद में उठाकर घर से बाहर निकल गया। चाचा कहाँ जा रहे हैं? मुझे बस इतना पता था कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जाना है इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुयांग चुआन ने मेरी बात सुनकर हल्का सा गला साफ किया और आराम से बोला, बहुत गर्मी है, चलो किसी ठंडी जगह चलते हैं। बताओ आज हम एक बड़ी बिल्डिंग में खेलने जाएंगे। मुयांग चुआन जिस बिल्डिंग में जा रहा था वह वही कमर्शियल बिल्डिंग थी जहाँ आज बेईयी एक कमर्शियल मैगजीन के लिए शूटिंग कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार मुयांग चुआन से चिपका हुआ था, इसलिए उसे बेईयी से अकेले बात करने का मौका तक नहीं मिल पाया था। आज वह किसी तरह बेईयी को मनाने का मौका ढूंढना चाहता था। उसने खास तौर पर एक महंगा डिजाइनर नेकलेस भी खरीदा था जिसे वह बेईयी को देने वाला था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि चाचा ने अभी तक बेईयी को छोड़ने का फैसला नहीं किया है। मैं तो खुशी खुशी उनके साथ बाहर घूमने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारी ढेर सारी तस्वीरें खींचूंगा। मुयांग चुआन मुझे छठी मंजिल पर लेकर आया। चाचा भतीजे की जोड़ी काफी शानदार लग रही थी। हमने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। मुदेचुआन अभी तक होश में नहीं आया था, इसलिए मुयांग चुआन ने बेझिझक मेरे साथ मैचिंग कपड़े पहन लिए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मुयांग चुआन ने आंखों पर सनग्लास लगाए थे, जबकि मैंने नहीं लगाए थे। मैं बहुत शरारती था। चाचा ने मुझे सनग्लास पहनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे छोटे हाथों में आते ही मैंने उन्हें 1 मिनट के अंदर तोड़ दिया। चाचा नीचे नीचे। मैं अपने गोल मटोल शरीर को मटकाते हुए गोद से नीचे उतरने की जिद करने लगा। मुयांग चुआन ने मुझे नीचे उतार दिया और मुझे आगे चलने दिया, जबकि वह पीछे पीछे चलने लगा। हम दोनों छठी मंजिल पर घूम रहे थे। चलते चलते अचानक मेरी नजर बेईयी पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे गोल मटोल चेहरे पर अविश्वास और गुस्सा दोनों आ गए। मैं वहीं रुक गया और गुस्से से मुड़कर मुयांग चुआन की तरफ देखने लगा। इधर मुयांग चुआन ने शर्मिंदगी में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं भले ही छोटा था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। जैसे ही मैंने यहाँ बेईयी को देखा, मुझे तुरंत समझ आ गया कि अंकल यहाँ उसे ढूंढने ही आए थे। मैंने गुस्से में अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कस ली और लगभग रोने वाला था। वो दांव, पहले अंकल की बात सुनो, ये बस एक हादसा था। इसका मतलब है कि अंकल और ये आंटी शायद एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। मुयांग चुआन अभी भी सफाई दिए जा रहा था, लेकिन मैं अपनी छोटी छोटी टांगों से सीधे बेईयी की तरफ बढ़ गया। बेईयी ने भी मुझे देख लिया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत की झलक आ गई। उसे लगा कि ये छोटा मोटा बच्चा दिखने में तो प्यारा है, लेकिन इसके हाथ बहुत शरारती हैं। मुयांग चुआन ने इसी बच्चे की वजह से पहली बार उसे नीचा दिखाया था, इसलिए अब उसे यह बच्चा और भी ज्यादा खटक रहा था। उसके साथ शूटिंग कर रहा पार्टनर जी बोचांग भी बेईयी के चेहरे के भाव देख चुका था। ये क्या हुआ? तुम इस बच्चे को जानते हो? बेईयी ने जवाब दिया, पिछले 2 दिन
दिन पहले इसी ने मुझे मारा था। क्या इसने? जी बोचांग तुरंत गुस्से में बोला। ये तुम रुको, मैं अभी इससे हिसाब करता हूँ। नहीं जी बोचांग वापस आओ। बाई ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वह नहीं चाहता था कि जी बोचांग उसकी तरफ से इस बच्चे से भिड़े। मैं उनकी बातचीत तो नहीं सुन पाया, लेकिन जी बोचांग का नाम मेरे कानों में पड़ गया। मुझे यह नाम याद था। जब बाई ने मु यांगचुआन को मरवाया था तब उसने जी बोचांग का भी नाम लिया था। उसने मु यांगचुआन को जी बोचांग से दूर रहने को कहा था और दावा किया था कि जी बोचांग अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि उसे बेच भी सकता है। लेकिन मु यांगचुआन ने उसकी एक नहीं सुनी थी। अपने अंकल की मौत का वह दृश्य मेरे छोटे से दिमाग में हमेशा के लिए छप गया था। मैं अभी तक वह बदला भूला नहीं था। उधर बाई के हाथ को पकड़े जी बोचांग मेरी तरफ घूर रहा था। उसके दिमाग में इस छोटे बच्चे को सबक सिखाने के कई तरीके चल रहे थे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अभी इसे कुछ नहीं करूंगा। जी बोचांग ने बाई का हाथ वापस पकड़ लिया और उसकी बात मानने वाले इंसान की तरह व्यवहार किया। बाई को भी लगा कि जी बोचांग उसकी बात सुनता है और उसका सम्मान करता है। उसे मन ही मन लगा, वाकई जी बोचांग मु यांगचुआन से कहीं बेहतर है। वह हमेशा मेरी बात सुनता है और मेरा सम्मान करता है। मु यांगचुआन की तरह इतना घमंडी नहीं है। दोनों के हाथ अनजाने में एक दूसरे के हाथों में थे। तभी मैंने अपनी छोटी उंगली उठाकर उनकी तरफ इशारा कर दिया। हाथ पकड़ रहे हैं? मैंने अपना मोटा सा चेहरा बनाकर पीछे आए मु यांगचुआन से गंभीरता से कहा, अंकल ये दोनों बुरे हैं, आप उस बुरी आंटी से प्यार मत करो। हालांकि मैं अंकल से नाराज था, लेकिन फिर भी मैंने पहले उन्हें समझाना जरूरी समझा कि उन्हें उस बुरी आंटी से प्यार नहीं करना चाहिए। मु यांगचुआन मेरे पीछे खड़ा था। उसने बाई और जी बोचांग को हाथ पकड़े देखा तो उसके दिल में जैसे ठंडक उतर गई। बाई, तुम दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? उसकी हमेशा हंसती मुस्कुराती आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उनकी जगह एक खतरनाक दबाव ने ले ली थी। बाई को उसकी नजरों से अपनी पीठ पर भी ठंडक महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। मु यांगचुआन, तुम मुझसे इस तरह सवाल करने वाले होते कौन हो? मैं काम कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? मु यांगचुआन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? उसकी नजरें बाई पर टिकी थीं। वह किसी भी हालत में साफ जवाब चाहता था। बाई की आंखें कुछ पल के लिए झपकी। आखिरकार मु यांगचुआन की लगातार नजरों के सामने उसने 4 शब्द कहे, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर जी बोचांग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वह और बाई सिर्फ दोस्त हैं। दोनों के बीच काफी नजदीकियां आ चुकी थीं। जी बोचांग साफ समझता था कि बाई भी उसमें दिलचस्पी रखता है और वह खुद भी बाई की तरफ आकर्षित था। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही बाई को पूरी तरह अपने करीब ला लेगा, लेकिन अचानक बाई ने उनके रिश्ते को सिर्फ दोस्ती बता दिया। इससे जी बोचांग काफी नाराज हुआ। बाई ने भी ये शब्द बड़ी मुश्किल से कहे थे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह शूटिंग डायरेक्टर की तरफ मुड़ा। डायरेक्टर, शूटिंग जारी रखनी है? हाँ। डायरेक्टर ने मु यांगचुआन के चेहरे के भाव देखे और सावधानी से पूछा, फोर्थ मास्टर, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए, हम शूटिंग जल्दी खत्म कर देंगे। डायरेक्टर मु यांगचुआन को जानता था और वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मु यांगचुआन का चेहरा बाई के जवाब से पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसके माथे पर अभी भी शक की लकीरें थीं। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग शूटिंग जारी रखो। उसने डायरेक्टर की दी हुई कुर्सी भी नहीं ली। उसने मेरे पास आकर मुझे गोद में उठाया, क्योंकि मैं अभी भी आगे जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वह शूटिंग की जगह से निकल गया। इस कमर्शियल बिल्डिंग की एक पूरी मंजिल बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। वहां जाने के लिए आम लोगों को वीआईपी पास चाहिए था, लेकिन मु यांगचुआन को किसी वीआईपी पास की जरूरत नहीं थी। उसकी शक्ल ही उसके लिए वीआईपी कार्ड थी। उसने मुझे गोद में लेकर पूछा, वुदाओ, तुम बड़ा किला खेलना चाहते हो या बर्ड पार्क देखना? चेहरा दबाए जाने से मैं थोड़ा नाराज था, लेकिन सामने बड़ा सा किला देखते ही मैंने अपनी छोटी उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। ये वाला बड़ा किला एक विशाल इन्फ्लेटेबल प्ले एरिया था, जिसके नीचे छोटे छोटे रंगीन बॉल्स भरे हुए थे। उसके अंदर छोटे ट्रैम्पोलिन, स्लाइड और रेंकर जाने वाली सुरंगें भी थीं। मुझे पहली नजर में यही पसंद आ गया। मु यांगचुआन ने मुझे अंदर उतार दिया। एक कर्मचारी भी मेरे पास रहकर हर वक्त मेरी निगरानी करने लगा। कुछ ही देर में मैं खेलते खेलते खुश हो गया। मैं हंसते हुए दूसरे बच्चों के पास खुद जाने लगा। मु यांगचुआन बाहर खड़ा होकर लगातार मेरी तस्वीरें और वीडियो बना रहा था। वुदाओ, ध्यान से, सिर मत टकरा लेना। वह वीडियो बनाते हुए भी मुझे सावधान करना नहीं भूल रहा था। उसने बनाए हुए सारे वीडियो वेन वॉन और मु परिवार के बुजुर्ग को भेज दिए। वेन वॉन शायद काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मु परिवार के बुजुर्ग ने तुरंत मैसेज का जवाब दे दिया। बुजुर्ग ने मेरे वीडियो और तस्वीरें देखकर कहा, अच्छा लिया है, कुछ और वीडियो बनाना और हो सके तो कुछ तस्वीरें भी ले लेना। मु यांगचुआन ने भी उसकी बात मानते हुए ढेर सारी तस्वीरें भेज दी। जैसे ही उसने तस्वीरें भेजी, मु परिवार के बुजुर्ग की वीचैट प्रोफाइल फोटो तुरंत बदल गई। पहले उनकी प्रोफाइल फोटो में दूर पहाड़ों की एक तस्वीर थी, जिसे उन्होंने कई सालों से लगा रखा था, लेकिन अब उनकी प्रोफाइल फोटो में एक छोटा सा मोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, जिसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। उसके छोटे हाथों में नीली गेंद थी और उसके गोल मटोल चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैं हंसता तो मेरी आंखें भी मुड़ जाती और गालों पर पड़ने वाले हल्के डिंपल मुझे और भी प्यारा बना देते। मु यांगचुआन ने भौहें उठाई और नई प्रोफाइल फोटो को लाइक कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके फोन पर एक ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आया। 10 लाख युआन ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही एक मैसेज भी आया, वुदाओ के जेब खर्च के पैसे तुम्हें भेज दिए हैं, उसके लिए कुछ चीजें खरीद देना, उसके पैसे खुद मत खर्च करना। मु यांगचुआन ने हल्की सी हंसी छोड़ी। इस बूढ़े ने कई सालों से मेरा जेब खर्च बंद कर रखा है। पिछले कुछ सालों से वह अपना सारा खर्च खुद कमाता था। ऊपर से उसे कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसके लिए ये साल काफी मुश्किल रहे थे। वह अभी अपने पिता की सख्ती को लेकर मन ही मन शिकायत कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर बॉल पिट में खेल रहे मुझ पर पड़ी।
उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो दाओ, तुम क्या कर रहे हो? उस छोटे लड़के को मत पकड़ो, अपना हाथ तुरंत छोड़ो। मू यांग चुआन बस कुछ पल के लिए नजर हटाकर खड़ा हुआ था और इतने में मैं बॉल पिट के अंदर अपने से थोड़ा बड़े एक लड़के को गले लगा चुका था। वह लड़का करीब 3-4 साल का था। उसने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने थे, उसके हल्के घुंघराले बाल और बेहद खूबसूरत गहरी आंखें थीं। वह एक हाफ चाइनीज हाफ फॉरेन छोटा सा हैंडसम लड़का था। मैंने अपने गोल मटोल हाथों से उसका हाथ पकड़ रखा था और न जाने उसे क्या क्या बोल रहा था। वह छोटा लड़का चुपचाप गंभीर चेहरा बनाए बैठा था, लेकिन उसके अंदर की रईसी और ठंडी अकड़ दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। मू यांग चुआन ने खतरनाक अंदाज में आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत अंदर जाने लगा, लेकिन कर्मचारी ने उसे रोक लिया। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मू यांग चुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहा, आप लोग बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? वो छोटा लड़का मेरे बच्चे का फायदा उठा रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा? उसकी शिकायत सुनकर कर्मचारी थोड़े असहज हो गए। मेरी देखभाल कर रही लड़की ने उसे 2 पल देखा और फिर अभी अभी रिकॉर्ड किया गया वीडियो उसके सामने चला दिया। वीडियो में वह छोटा हाफ चाइनीज लड़का अकेला बैठा था। उसके हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, पता नहीं मुझे उसका चेहरा पसंद आया था या उसके हाथ की ब्रेड। मैं अपनी छोटी छोटी टांगों से उसके पास पहुंचा और उसे देखकर प्यारी सी मुस्कान दी। गो गो, मैं उसे प्यार से बार बार बुलाने लगा। शुरुआत में उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना छोटा चेहरा उसके पास ले जाकर फिर पुकारा। कई बार बुलाने के बाद आखिर उसने भौहें सिकोड़कर धीमे से जवाब दिया। जवाब मिलते ही मैं बिल्कुल घुल मिल गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बिना किसी झिझक के मैंने उसके हाथ से ब्रेड का एक बड़ा टुकड़ा उठा लिया और खा गया। कर्मचारी रोकना भी चाहते थे, लेकिन तब तक मैं ब्रेड खा चुका था। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने उल्टा अपनी जेब से एक और कैंडी निकालकर मुझे दे दी। अब तो मैं उससे और भी ज्यादा घुल मिल गया। दोनों बच्चों को इतनी आसानी से दोस्ती करते देखकर मू यांग चुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये छोटा बच्चा मेरे बच्चे को बहका रहा है, मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा है। मू यांग चुआन अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसके हाथ पकड़े हुए मेरी नजर अचानक उस लड़के की गर्दन के नीचे पड़े एक निशान पर गई। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, गोगो, तुम्हें चोट कैसे लगी? फिर मैंने अपना छोटा हाथ उसकी गर्दन के निशान पर रख दिया। वह लड़का मेरे छूने पर भी शांत रहा। मैंने अपना चेहरा थोड़ा टेढ़ा करके पूछा, किसी बुरे आदमी ने मारा? वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। मेरे पापा ने। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने मुंह खोलकर पूछा, पापा? सगे पापा? लड़के ने मान लिया कि हाँ, वह उसके सगे पिता ही थे। इसके बाद वह इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। उसने अपनी जेब से एक महंगी इंपोर्टेड कैंडी निकाली, उसका रैपर खोला और खुद अपने हाथों से मुझे खिला दिया। मैंने तुरंत उसे खा लिया। मेरे गाल कैंडी चबाते हुए फूल गए, लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी चोट पर जा रही थी। जब उसने देखा कि मेरा ध्यान चोट से नहीं हट रहा, तो वह मुझे खेलने के लिए छोटे स्लाइड वाले हिस्से में ले गया। दोनों बच्चे अंदर मजे से खेलने लगे और बाहर खड़ा मू यांग चुआन गुस्से में परेशान हो रहा था। उसने उस छोटे लड़के की तस्वीर खींची और गंभीर चेहरा बनाकर वह तस्वीर अपने पुलिस वाले बचपन के दोस्त चू लियांग को भेज दी। 3 मिनट में मुझे इस बच्चे की पूरी जानकारी चाहिए। चू लियांग ने जवाब दिया, भाई होश में आओ, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी अरबपति वाली कहानी के हीरो हो? अब तो ऐसी बेवकूफी वाली बातें कहानियों में भी नहीं लिखते। किसी की निजी जानकारी गैर कानूनी तरीके से निकालना जेल पहुंचा सकता है। फिर उसने मू यांग चुआन की जमकर खिंचाई की। किताबें पढ़ो, प्यार के पीछे कम भागो। हालांकि चू लियांग ने उसे खूब सुनाया, लेकिन आखिर में उसने मू यांग चुआन की भेजी हुई तस्वीर खोल ही ली। उसने उस छोटे लड़के का चेहरा बड़ा किया और कई सेकंड तक उसे गौर से देखता रहा। फिर अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रुको, ये बच्चा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? झू लियांग को अभी तक समझ नहीं आया था कि ये बच्चा आखिर किस परिवार का है, लेकिन मेरी तरफ से तो उस छोटे हाफ चाइनीज लड़के से दोस्ती पहले ही हो चुकी थी। मेरी बातें इतनी प्यारी थीं कि सामने वाले का दिल भी पिघल जाए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, गोगो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरी ये बात सुनकर उस छोटे लड़के के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर भी हल्की नरमी आ गई। वह खुद इतनी प्यारी बातें नहीं कर पाता था, इसलिए बस मुझे लगातार खाने की चीजें खिलाता रहा। और मैं तो वैसे भी छोटा सा खाने का शौकीन था, इसलिए उसके हाथ से मिल रही चीजें खाकर खूब खुश हो रहा था। मू यांग चुआन ने देखा कि हम दोनों की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। उसने आवाज ऊंची करके मुझे बुलाया, वुदाओ, इधर आओ, हम कुछ और खेलने चलते हैं। अंकल तुम्हें कुछ खरीद कर देंगे। वह मुझे बहलाकर वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मैंने आंखें झपकाईं और अगले ही पल अपने दोनों कान ढक लिए। मू यांग चुआन बेबस होकर बोला, वुदाओ, ये मत सोचो कि अंकल की बात सुनाई नहीं दे रही। अपने इस छोटे मोटे बच्चे के सामने मू यांग चुआन की एक नहीं चल रही थी। उसने कर्मचारी से मुझे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी मेरे पास पहुंचता उससे पहले ही मैंने मुंह फुलाकर रोने की तैयारी कर ली। मू यांग चुआन के पास आखिर कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, तुम्हें नहीं निकालेंगे, तुम खेलते रहो। मू यांग चुआन परेशान होकर बाहर खड़ा रहा और अपनी आंखों के सामने दोनों बच्चों को पूरे 2 घंटे तक उस किले में खेलते देखता रहा। 2 घंटे बाद आखिरकार मेरा खेलने का मन भर गया। अब मुझे भूख लग रही थी। हालांकि उस छोटे लड़के ने मुझे काफी स्नैक्स खिलाए थे, फिर भी मेरा पेट नहीं भरा था। मैं उसका हाथ पकड़कर मू यांग चुआन के पास आया और बोला, गो चलो खाना खाने। दोनों बच्चों को हाथ पकड़े देखकर मू यांग चुआन को फिर से बहुत चिढ़ हुई। वुदाओ, तुम अभी तक इसका हाथ पकड़े हुए हो, अब हमें जाना है, जल्दी से इसे बाएं बोलो। नहीं, मैंने छोटे लड़के का हाथ और कसकर पकड़ लिया। साथ चलेंगे। मैं उसके साथ ही खाना खाने जाना चाहता था, लेकिन मू यांग चुआन बिल्कुल तैयार नहीं था। वुदाओ, उसके भी घर वाले होंगे, अंकल उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो अंकल अगली बार फिर तुम्हें यहाँ लेकर आएंगे। मू यांग चुआन मुझे अगली बार का लालच देने
देने लगा, लेकिन मैं ऐसे लालच में आने वाला नहीं था। मैंने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और तुरंत सिर हिला दिया। नहीं नहीं, मैंने लगातार कई बार यही शब्द दोहराया। जब मैंने देखा कि अंकल फिर भी मानने को तैयार नहीं है, तो मैंने नाक सुड़कते हुए आखिरी चेतावनी दे दी, अंकल मैं रो दूंगा, बहुत रोऊंगा। चेतावनी देने के बाद मेरी बड़ी बड़ी गोल आंखों में तुरंत आंसू भर आए। मैंने कहा था कि रोऊंगा तो सच में रो दिया। मेरी पलकों के किनारे तेजी से लाल हो गए और नाक भी लाल पड़ गई। मेरा पूरा चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। मू यांगचुआन सच में मेरे सामने हार गया। वह बेबस होकर मुझे देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बच्चे को संभालना शायद उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उधर छोटे हाफ चाइनीज लड़के ने मुझे सच में रोते देखा तो वह भी थोड़ा घबरा गया। तुम मत रो। उसके शांत और ठंडे चेहरे पर भी अब घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक हाथ से मेरे आंसू पोंछे और फिर मू यांगचुआन से कहा, अंकल मैं इसके साथ खाना खाने जा सकता हूँ, खाने के पैसे मैं दूंगा। मू यांगचुआन ने पूछा, तुम्हारे घर वाले इसकी इजाजत देंगे? छोटे लड़के ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ खेलने आया हूँ। मू यांगचुआन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ करने चला गया। कर्मचारी ने उस बच्चे के बारे में पूछे जाने पर भी बेबसी से आह भरी। फोर्थ मास्टर, उसने झूठ नहीं बोला, वह सच में अकेला आता है। ये बच्चा अक्सर यहाँ आता है और कई कई घंटे अकेला बैठा रहता है। इतना छोटा बच्चा? मू यांगचुआन और भी हैरान हुआ। वह बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल का था। इतनी कम उम्र में उसका कोई बड़ा साथ नहीं था। ये बात काफी अजीब थी। कर्मचारी से पूछताछ के दौरान मू यांगचुआन को उसका नाम भी पता चला, फेंग म्यूजिन। मू यांगचुआन ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने फेंग सरनेम जरूर सुना था। उसकी जानकारी के मुताबिक फेंग परिवार बेहद रहस्यमय और कम लोगों के सामने आने वाला एक बड़ा परिवार था। मू यांगचुआन ने सोचा कि शायद ये बच्चा उस परिवार से नहीं होगा। अगर होता तो इतनी छोटी उम्र में उसकी हालत इतनी अकेली नहीं होती। फेंग म्यूजिन की स्थिति के बारे में सब कुछ जानने के बाद मू यांगचुआन वापस आया और मुझे और फेंग म्यूजिन दोनों को साथ लेकर 7वीं मंजिल पर खाना खाने चला गया। 7वीं और 8वीं मंजिल पर कई रेस्टोरेंट थे। मू यांगचुआन ने मुझे नीचे उतारा और कहा कि मैं अपनी पसंद का रेस्टोरेंट खुद चुन सकता हूँ। फिर हम उसी रेस्टोरेंट में चले गए। फेंग म्यूजिन मेरे साथ था, इसलिए मैं भी चुपचाप बैठ गया। हम खिड़की के पास बैठे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता था, इसलिए फेंग म्यूजिन के बिल्कुल पास वाली मुलायम 2 लोगों की सीट पर बैठ गया। मू यांगचुआन ने मुझे समझाया, वुदा तुम यहाँ 2 मिनट बैठो, अंकल बस वॉशरूम होकर आते हैं। मुझे समझाने के बाद उसने एक कर्मचारी को भी मेरे पास निगरानी के लिए बुला लिया। वह जैसे ही वहां से गया, मैंने अपना गोल मटोल चेहरा खिड़की से चिपका दिया। तभी बाहर से गुजर रहे 2 लोगों पर मेरी नजर पड़ी। दोनों ने खुद को काफी साधारण तरीके से छिपा रखा था। उन्होंने टोपी और मास्क पहन रखा था और हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। मैंने उन्हें देखते ही जोर से आवाज निकाली। मैंने तुरंत उन्हें पहचान लिया। ये भेष बदलकर घूम रहे बाई यी और जी बोचांग थे। मैं उन दोनों को देखते ही तुरंत सतर्क हो गया। फेंग म्यूजिन ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मैं सीट से फिसलकर नीचे उतर गया। मैं अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से उनके पीछे भागने लगा। कर्मचारी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भाग जाऊंगा। ऊपर से उस समय खाने का वक्त था और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं एक छोटी सी फुर्तीली मछली की तरह बड़े बड़े लोगों के पैरों के बीच से निकलता हुआ रेस्टोरेंट के दरवाजे तक पहुंच गया और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गया। कर्मचारी के तो होश ही उड़ गए। उधर जिनका मैं पीछा कर रहा था, बाई यी और जी बोचांग, उन्हें अभी तक पता भी नहीं था कि उनके पीछे एक छोटा सा पीछा करने वाला निकल चुका है। उधर एक कमरे में 2 लोग ऐसी स्थिति में थे जिसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था। अचानक दरवाजा खुला तो दोनों बुरी तरह घबरा गए और तुरंत एक दूसरे से अलग होकर अपने कपड़े और बाल ठीक करने लगे। उन्हें लगा था कि दरवाजा किसी अनजान आदमी ने खोला है, लेकिन सामने सिर्फ एक जाना पहचाना गोल मटोल बच्चा खड़ा था। उसे देखते ही दोनों ने राहत की सांस ली। तुम यहाँ कैसे आ गए? बाई ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी थी। जी बोचांग ने भी ठंडी आवाज में पूछा, छोटे मोटे तुमने अभी कुछ देखा क्या? मैंने उनकी हरकतों की नकल करते हुए अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और मासूमियत से मुंह बनाया। मेरी नकल देखकर जी बोचांग और बाई ये दोनों के चेहरे उतर गए। जी बोचांग ने तुरंत कहा, तुमने गलत देखा है, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा, फिर तुम बोल भी नहीं पाओगे, समझे? जी बोचांग ने मुझे डराने की कोशिश की। उसे लगा कि इतने छोटे बच्चे को आसानी से धमकाया जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मुझे पता था कि मेरा बड़ा भाई पास में है और छोटे अंकल भी जल्द आने वाले हैं, इसलिए अपने गोल मटोल गालों के साथ मैं बड़े ही अकड़ कर बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। जी बोचांग मेरी बात सुनकर हंसा। अरे इस छोटे मोटे की हिम्मत तो देखो। जी बोचांग सिर्फ धमकी देने वाला आदमी नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे चुनौती दे रहा हूँ तो वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगा। लगता है तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी समझोगे कि डर किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह मेरे करीब पहुंचता, मेरे पीछे से फेंग म्यूजिंग तेजी से दौड़कर आया और उसने जी बोचांग को जोर से धक्का दे दिया। जी बोचांग अपना संतुलन खो बैठा और 2 कदम पीछे जाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बेइज्जती हो गई थी और उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा दिखाई देने लगा। कमबख्त, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। गुस्से में उसने अपनी बेल्ट निकाली और मुझे तथा फेंग म्यूजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बेल्ट हम तक पहुंचती उससे पहले ही मू यांगचुआन ने आकर उसे जोरदार लात मार दी। मेरे बच्चों को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? इस समय मू यांगचुआन जी बोचांग से भी ज्यादा गुस्से में था। उसने वीडियो के जरिए अभी अभी पूरी घटना देख ली थी। मू यांगचुआन को जी बोचांग की जमकर पिटाई करते देखकर बाई ये भी घबरा गई।
मु यांगचुआन बस करो, उसे मत मारो। बाई को लगा कि मु यांगचुआन अभी अभी यहाँ आया है और शायद उसे पूरी सच्चाई नहीं पता, इसलिए वह पहले की तरह आदेश देने वाले अंदाज में बोली, अगर तुमने अभी हाथ नहीं रोका तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। सुन रहे हो, मैंने कहा उसे छोड़ दो। बाई का ये हुक्म चलाने वाला अंदाज सुनकर मु यांगचुआन का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। चुप रहो। ये पहली बार था जब उसने बाई से इतनी सख्त आवाज में बात की थी। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम्हें तो इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे औरतों पर हाथ उठाने की आदत नहीं है। मु परिवार से आने वाला यह रईस कभी भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे कोई आसानी से अपमानित कर सके। उसके चेहरे पर अक्सर मुस्कान रहती थी, लेकिन उसके जानने वाले सभी लोग जानते थे कि वह वास्तव में इतना नरम स्वभाव का नहीं है। ऊंचे समाज के लोगों में भी कोई उसे आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। बस बाई ही थी जिसे मु यांगचुआन के लगातार प्यार और परवाह की आदत हो गई थी। इसी वजह से उसने सच में उसे ऐसा आदमी समझ लिया था जिसे आसानी से अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। मु यांगचुआन की ठंडी बात सुनकर बाई कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। मु यांगचुआन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वह अविश्वास से उसे देखने लगी। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें किसी को मारने से रोका, तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? लगता है कि पहले तुम मेरे साथ जो भी अच्छा व्यवहार करते थे वह सब सिर्फ दिखावा था। अब जो रवैया तुम मेरे साथ दिखा रहे हो शायद वही तुम्हारा असली चेहरा है। बाई लगातार मु यांगचुआन से सवाल करती रही, लेकिन उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वह जी बोचांग पर लगातार मुक्के बरसाता रहा। शुरुआत में जी बोचांग गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई। मु यांगचुआन की लंबाई करीब 1 मीटर 88 सेंटीमीटर थी और उसका शरीर बेहद मजबूत था। उसकी ताकत सिर्फ जिम में प्रोटीन पीकर और मशीनों पर कसरत करके नहीं बनी थी। उसे और मु देचुआन को बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों का शौक था। जब भी मु देचुआन बॉक्सिंग या लड़ाई की ट्रेनिंग करता, वह मु यांगचुआन को भी साथ ले जाता। शुरुआत में मु यांगचुआन उसके लिए पंचिंग बैग जैसा था, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद अब वह मु देचुआन के साथ कुछ देर तक बराबरी से मुकाबला भी कर सकता था। दोनों भाइयों का कद काठी शानदार था। खासकर मु देचुआन सूट पहनने के बावजूद उसकी दमदार पर्सनैलिटी लोगों का ध्यान खींच लेती थी। आगे की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।